आइडल्स की लाइफ बाहर से जितनी खुशकिस्मत और मजेदार लगती है, रियलिटी उससे थोड़ी अलग है। फैंस के सामने हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं का दिल जीतना तुम्हारा मेन टारगेट होता है। कोई ये नहीं देखता है कि रियल में उनके लाइफ में क्या हो रहा है। एंड ओसिनो को ऐसे ही एक आइडल आई के ऊपर बेस्ड है, जो बी कोमाजी आइडल ग्रुप की मेन लीड है। और ये रहा गायनेकोलॉजिस्ट गोरो, जो कंट्री साइड के एक हॉस्पिटल में पोस्टेड है और आई का बहुत ही बड़ा ऑब्सेस्ड फैन है। लेकिन रिसेंटली आई के हियाटस की खबर जानकर वो काफी उदास हो गया है, क्योंकि पता नहीं कि अभी वो आई को अगेन कब देख पाएगा। और वैसे ये ऑब्सेशन शुरू हुआ था 4 साल पहले, जब गौरव की ही एक पेशेंट सरीना के थ्रू गौरव ने पहली बार आई और बी कोमाजी को परफॉर्म करता हुआ देखा था। सरीना उसकी एक बहुत बड़ी फैन थी। सोचती थी कि अगर वो एक आइडल के घर रिबॉर्न होती है तो बचपन से ही उसके पास कनेक्शंस होंगे और वो भी एक आइडल बन पाएगी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सरीना की डेथ हो जाती है। गौरव कहता है कि वो सरीना के लिए ही आई को सपोर्ट करता है, लेकिन रियलिटी में गौरव भी एक ऑब्सेस्ड फैन बन चुका है। और अभी उसे दिन कुछ देर के बाद उसके नेक्स्ट पेशेंट आती है, जो कि बस 16 साल की एज में ही प्रेग्नेंट हो गई है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही आइडल आई है। और ये रहा बी कोमाची ग्रुप को जो एजेंसी हैंडल करती है, उसका मैनेजर साइतो। और अभी आई को अपने सामने देख गौरव बड़ा ही खुश हो रहा था। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि उसके पसंदीदा आइडल अभी खुद उसके सामने बैठी है। लेकिन वो जैसे रियलाइज करता है कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, उसका चेहरा मायूसी से भर जाता है। वैसे फादर कौन है, आई इस बात को एक सीक्रेट ही रखती है। इवन साइतो को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अभी कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चलता है कि आई के ट्विंस होंगे। और साइतो को फिक्र हो रही थी कि अगर अभी आई बच्चों को जन्म देती है तो आई का कैरियर और उसकी एजेंसी दोनों का काम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ आई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन एज ए फैन गौरव आई का ग्रोथ ही देखना चाहता है। तभी आई छत पर आती है और तभी आई को पता चलता है कि गौरव उसका बहुत ही बड़ा फैन है। आई बताती है कि वो एक ऑर्फन है और इसलिए उसे एक फैमिली चाहिए थी, और यही रीजन है कि वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन इस बात को एक सीक्रेट ही रखा जाएगा ताकि उसकी कैरियर ग्रोथ हो सके। और झूठ कहना एक आइडल के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनका करियर ही एक झूठ के पहाड़ के ऊपर बना हुआ होता है। और एज ए फैन आई के खुशी के लिए गौरव डिलीवरी करने के लिए तैयार है। लेकिन गौरव सिजेरियन डिलीवरी सजेस्ट करता है, क्योंकि उसके ट्विंस होंगे, यानी कि पेट काट कर बच्चा निकाला जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई कहती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी करवाएगी, क्योंकि उसे भरोसा है कि सब कुछ ठीक ही होगा। और अभी ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आई डिलीवरी के लिए तैयार हो रही थी और सीन कट होता है 40 वीक्स लेटर। और आजकल कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और क्योंकि अभी रात बहुत हो गई थी तो गौरव घर चलता है, पर कहता है कि इमरजेंसी हुई तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो पास में ही रहता है। और अभी गौरव वापस आते हुए थोड़ा सैड फील कर रहा था, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आई वापस टोक्यो चली जाएगी और उसका आई के साथ कभी और कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा। और तभी एक आदमी गौरव से आई के बारे में पूछने लगता है कि तुम ही आई का डॉक्टर हो ना, वो यहाँ पर डिलीवरी करवाने आई है ना। गौरव पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी भागने लग जाता है। गौरव कंफर्म हो जाता है कि वो एक स्टॉकर है, इसलिए गौरव भी उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो जंगलों में आ गया था। लेकिन यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि वो आदमी कब पीछे से आकर उसे नीचे धक्का दे देता है, गौरव समझ ही नहीं पाता। और तभी आई कई बार कॉल करती है, क्योंकि उसके डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पर गौरव इस हाल में नहीं था कि वो जा पाता, इवन वो फोन भी उठा नहीं पाता। और अभी अगले सीन में उसके डेथ की खबर फैल चुकी थी। लेकिन बाकियों को क्या पता कि वो आई का बेटा बनकर रिबॉर्न हुआ है और उसका नाम आई ने एक्वा मरीन रखा है, इन शॉर्ट एक्वा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें अच्छे से याद है। और ये रही उसके ट्विन सिस्टर रूपी। साइतो बताता है कि आज आई एक लाइव शो से रिटर्न कर रही है और उसके बच्चों का ध्यान साइतो की वाइफ मियाको रखेगी, क्योंकि अगर बच्चों की बात लीक हुई तो साइतो और आई का करियर दोनों ही एक साथ खत्म हो जाएंगे। मियाको अब दोनों को बेबी सेट कर रही थी, जो कि करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तब एक्वा टीवी पर लाइव शो देखना शुरू करता है, यह मेक श्योर करने के लिए कि आई कुछ भी गड़बड़ ना करते। और अभी सेट पर भी सभी लोग आई के ऊपर ही आस लगाए बैठे हुए थे, क्योंकि आई के ब्रेक लेते ही भी कोमाची ग्रुप बहुत ही नीचे जा चुकी है, क्योंकि बाकी मेंबर्स ना ही अच्छे सिंगर्स हैं और ना ही अच्छे डांसर्स। लेकिन जैसे शो शुरू होती है सभी को समझ आ जाता है कि आखिर आई इतनी पॉपुलर क्यों है। एक्वा को भी बहुत ही मजा आ रहा था इस लाइव शो को देखने में। इवन वो ग्रेटफुल है कि उस आदमी ने उसे मार दिया और उसी वजह से आज वो इतने मजे कर पा रहा है।
और इसी दौरान वो स्टोकर भी इस प्रोग्राम को देख रहा था और ऐसा फील कर रहा था कि उसके साथ चीटिंग हुई है। आखिर आई बच्चे पैदा कैसे कर सकती है। इतने में रूबी उठ जाती है जो कि एक्वा पे गुस्सा करती है उसे ना उठाने के लिए, क्योंकि वो भी ये लाइव शो देखना चाह रही थी और वो भी एक्वा की तरह ही आई की एक बहुत बड़ी फैन है। वैसे एक्वा पहले ही समझ चुका है कि रूबी भी उसी की तरह एक रिबॉर्न है, क्योंकि एक रात को रूबी सोशल मीडिया पे फैन वॉर कर रही थी और आई के हेटर्स को गाली बक रही थी और तभी एक्वा ने उसे पूछकर उसके रिबॉर्न की बात कंफर्म करी थी। वैसे इतने छोटे बच्चे बात नहीं करते, इसलिए दूसरों के सामने उन्हें हमेशा चुपचाप ही रहना पड़ता है और दोनों में हमेशा ही आई को लेकर कंपटीशन लगी रहती है कि आखिर आई किसको ज्यादा प्यार करती है। और अभी आई को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और मियाको को फिर से दोनों को बेबीसिट करना पड़ रहा था, जैसे कि वो अभी बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि साइतो से मियाको ने बस मैरिज इसलिए ही करी है ताकि वो हैंडसम लड़कों के साथ काम कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा और उल्टा मियाको को यहाँ पर एक 16 साल के आइडल के बच्चों को बेबीसिट करना पड़ रहा है। मियाको डिसाइड करती है कि वो आई के सीक्रेट को किसी मीडिया कंपनी को सेल कर देगी, जिससे कि उसे और बेबीसिट करना नहीं पड़ेगा और ऊपर से उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे और आई का करियर भी खत्म हो जाएगा। एक्वा और रूबी सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे मियाको को रोकेंगे, क्योंकि वो दोनों अभी बच्चे हैं और वो चाहकर भी मियाको को रोक नहीं पाएंगे और इसीलिए दोनों डिवाइन मैसेंजर्स होने का नाटक करते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे बात नहीं करते लेकिन वो दोनों कर रहे थे। रूबी ये तक कहती है कि वो एक गॉड है और आई को गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट ने चूज किया है और इसीलिए मियाको को दोनों को बेबीसिट करना होगा, उन दोनों की बात माननी होगी और आई के सीक्रेट को एक सीक्रेट ही रखना होगा, वरना उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। और रिवॉर्ड के तौर पे हो सकता है कि मियाको एक हैंडसम लड़के से सेकंड मैरिज कर पाए, जिसके खुशी में मियाको दोनों की बात मानने लग जाती है, क्योंकि वो तो बस शुरू से यही चाह रही थी। लेकिन एक्वा यहाँ पे रूबी के एक्टिंग स्किल्स को नोटिस करता है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में चलकर एक एक्टर भी बने और वो गोरू के पेशेंट सरीना से बहुत ही मेल खा रही थी, क्योंकि वो सच में सरीना ही है जो कि यहाँ पर रिबॉर्न हुई है और सरीना भी फील कर रही थी कि एक्वा गोरू की रिइंकार्नेशन हो सकता है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, वो बस ज्यादा सोच रही है। और अभी कुछ महीनों के बाद आई के रिटर्न से भी कोमाची एगन अनस्टॉपेबल हो गई है, लेकिन आई का पेचेक सिर्फ 2 लाख येन का है। मियाको बताती है कि वो एक छोटी सी टैलेंट एजेंसी है और इसलिए उन्हें सब कुछ हायर करके ही करवाना पड़ता है और सभी को कर्ज देते हुए प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो जाता है। आई कहती है कि उसे ज्यादा पैसे इसलिए चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके, हमेशा उन्हें खुश रख सके, जो कि उसके बचपन में नहीं हुआ था। इसके बाद आई अपने क्लासेस के लिए जाती है और रूबी का भ्रम टूट गया होता है कि आइडल्स को मिलियंस येन नहीं मिलते पर महीने। रूबी कहती है कि अगर सारे फैंस आई को अपना लीवर गिफ्ट कर दे तो फिर ऐसा हो सकता है। सच में बड़ी खतरनाक लड़की है। दोनों अब मियाको से पूछते हैं कि आखिर आई को कोई एड्स या फिर फिल्म क्यों नहीं मिल रही, तो मियाको समझाती है कि आइडल्स ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रुप में ही होता है और जो भी सोलो ट्राई करती है ज्यादातरों को उनमें से आखिर में चलकर वेट्रेस या फिर एंटी गर्लफ्रेंड का काम करना पड़ता है। वैसे आई बड़ी ही अमेजिंग है, लेकिन बस आइडल होने से काम नहीं बनेगा। और अभी दूसरी ओर आई कमेंट्स पढ़ रही होती है और उसे एक कमेंट दिखती है कि आई अभी बहुत ही ज्यादा फेक करती है, उसे देखकर पहले जैसा मजा नहीं आता। और अभी अगले सीन में मियाको दोनों के रिक्वेस्ट पे उन्हें आई के एक लाइव शो में लेकर आई थी और वो उन्हें वॉर्न भी करती है कि उन्हें यहाँ पर बच्चों जैसा बिहेव करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रूबी एक्वा से बताती है कि वो यहाँ पर बस आई को सपोर्ट करने ही आई है, क्योंकि कुछ दिनों से आई बहुत ही ज्यादा डाउन लग रही थी। और अभी जैसे ही शो स्टार्ट होती है आई बहुत ही अच्छा कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचे जा रही थी कि वो माइन्यूट डिटेल्स पे भी काम करती है, लेकिन फिर भी कहीं पर कमी रह जा रही है। और तभी आई का ध्यान एक्वा और रूबी के ऊपर पड़ता है, जो कि यहाँ पर उसके लिए फैन डांस कर रहे थे और आई के नजरों में वो बहुत ही ज्यादा क्यूट था। और ऐसा ही कहना पूरा इंटरनेट का था, क्योंकि किसी ने दोनों की वीडियो बनाकर डाल दी है जो कि रातों रात बिल्कुल ही वायरल हो गई है। और उसी के साथ आई के एक्सप्रेशंस भी, जो कि दोनों को देखकर हुए थे। और आई को उसे फैन का कमेंट भी दिखता है जिसको कि यह पसंद आ रहा था, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही है। और आई समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना होगा। और अभी सीन कट होता है बिल्कुल 1 साल बाद। एक्वा और रूबी इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बात करने पे या फिर चलने पे कोई उन पे शक नहीं करेगा। और अभी स्लोली आई एड्स में मॉडल, रेडियो असिस्टेंट ऐसे काम करने में लगी है। और आज तो आई अपने फर्स्ट टीवी ड्रामा शूट पे भी जा रही है। और एक्वा और रूबी मियाको के बच्चे बनकर शूटिंग देखने आए हुए थे, जो डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक्वा फिर कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर वो काफी बोर हो रहा था। तभी डायरेक्टर उसे बाहर मिलते हैं
जो कहते हैं कि अगर तुम सेट पे रहो या फिर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। जिस पर एक्वा अपोलोजाइज करने लग जाता है कि वो परेशानी खड़ी नहीं करेगा, बस डायरेक्टर आई के साथ ऐसे ही काम करते रहे। डायरेक्टर एक्वा के स्पीकिंग स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और वो उसे अपना कार्ड भी देते हैं अगर एक्वा फ्यूचर में उनके साथ काम करना चाहे तो। एक्वा कहता है कि क्या डायरेक्टर उसके बदले वो सारे काम आई को दे सकते हैं, तो डायरेक्टर बताते हैं कि आई काफी अच्छी दिखती है और अगर लक ने उसका साथ दिया तो उसे आगे भी काम मिल सकता है। डायरेक्टर बताते हैं कि 3 टाइप्स के एक्टर्स होते हैं। पोस्टर एक्टर्स, जिनका काम होता है ऑडियंस अट्रैक्ट करना और कम एक्टिंग स्किल्स के साथ भी काम बन जाता है। और सेकंड है रियल टैलेंट, जो स्क्रीन पे चीजों को इंटैक्ट रखती है। और थर्ड है न्यू कमर्स, और उनसे अच्छी एक्टिंग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता, उन्हें बस फ्रेशनेस के लिए यूज किया जाता है और इंडस्ट्री उन लोगों पे बस इन्वेस्ट ही करती है। अगर वो बेहतर कर पाते हैं उन्हें दिए गए मौके में तो उन्हें आगे भी काम मिलता है। एक्वा कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो आई कर लेगी। और अभी शूटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर बताते हैं कि एक्टिंग एवरेज है लेकिन आई ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। और अभी शूटिंग के बाद आई बताती है कि वो हर वक्त बस क्यूट होने पे ध्यान दे रही थी और होप कर रही है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जाएगा। और अभी फाइनली ड्रामा एयर होने का दिन, तीनों बड़े ही एक्साइटेड थे, लेकिन ड्रामा में आई को बस 2 सेकंड की एक स्क्रीन टाइम मिलती है और ये चीज उनके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। आई तो डाउट करती है कि क्या वो अच्छे से एक्ट नहीं कर रही थी। एक्वा तो डायरेक्टर को गुस्से में कॉल करता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, आखिर आई के सीन्स को काटे क्यों गए। तो डायरेक्टर बताते हैं कि आई इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो मेन लीड को ही ओवरशैडो कर रही थी, जो मेन लीड की पीआर एजेंसी नहीं जा रही थी। और क्योंकि उनके पास पावर थी तो आई के सीन्स को कट करना पड़ा, क्योंकि ये जगह आर्ट के लिए नहीं बस बिजनेस के लिए है। और डायरेक्टर को खुद इसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि वो एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें वो आई को एक रोल दे सकते हैं, लेकिन बस एक ही कंडीशन पे कि उसमें एक्वा को भी एक्टिंग करनी होगी। और एक्वा इसके लिए मान जाता है। और अभी शूटिंग का दिन, एक्वा अपने शॉट का इंतजार कर रहा था और वो तभी चाइल्ड एक्टर काना से मिलता है और वो काफी फेमस भी है 10 सेकंड के अंदर रोने के लिए और उसकी एक्टिंग भी काफी अच्छी होती है, जिसका कि उसे घमंड भी है। वो खुद को सबसे बेहतर समझती है और बहुत ही नकचड़ी भी है और उसका ये एटीट्यूड एक्वा और रूबी दोनों को ही पसंद नहीं आता, लेकिन बच्ची है तो वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। और अभी उन दोनों के शॉट की बारी आती है। एक्वा और काना को क्रीपी चिल्ड्रन का रोल करना है, जो एक लेडी को स्केची विलेज में वेलकम करेंगे। एक्वा फील करता है कि काना की एक्टिंग बहुत ही सुपीरियर है, अगर वो यहाँ पर ओवर करने की कोशिश करता है तो सीन बिल्कुल ही बिगड़ सकता है। इसलिए एक्वा अपना नॉर्मल एक्ट करता है, जो सभी को बड़ा ही पसंद आता है। इवन वो लेडी एक सेकंड के लिए खुद भी डर गई थी और एक्वा ने ये एक्टिंग डायरेक्टर को ध्यान में रखते हुए किया था कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। पर अभी काना डायरेक्टर को सीन रिशूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो ये देख नहीं सकती है कि कोई उससे भी बेहतर कर सकता है। पर डायरेक्टर उसे सीधा ही मना कर देते हैं और वो पूरा दिन बस रोती रहती है कि आखिर कोई उसे बेहतर कैसे कर सकता है। डायरेक्टर बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में पोलाइट होना, हम्बल होना बहुत ही जरूरी होता है, वरना सेट पे तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई काम करना चाहेगा और एंड में तुम्हारे पास स्किल्स होने के बाद भी तुम्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा। वैसे आज एक्वा की एक्टिंग डायरेक्टर को बड़ी ही पसंद आई थी। बिना बताए एक्वा समझ गया था कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और इस स्किल से वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर बन सकता है। और काना, वो तो बस एक्वा को बीट करने के बारे में ही सोचे जा रही थी। और अभी अगला सीन कट होता है और डायरेक्टर को इस लो बजट मूवी के लिए काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। और अभी वापस अपने एक्टिंग को देखने पे एक्वा को महसूस होता है कि उसने कितना अच्छा काम किया था। लेकिन आई ने इस मूवी में लीड रोल किया था, जो कि एक सक्सेस भी रहा है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था। और अभी उसी की वजह से उसे ढेर सारे और भी काम मिलने लगे थे। और अभी देखते ही देखते आई 20 साल की होने जा रही है और एक्वा और रूबी दोनों ने प्री स्कूल ज्वाइन कर ली है, जहाँ पर एक्वा रूबी से उसके रिबॉर्न होने से पहले उसकी एज क्या थी पूछता है। रूबी झूठ कहती है कि वो एक एडल्ट लेडी थी, क्योंकि उसे डर है कि अगर एक्वा की एज उससे ज्यादा निकली तो एक्वा उसे डोमिनेट करने लग जाएगा। इसके बाद डांस क्लास में डांस प्रैक्टिस की बारी आती है और ये सुनते ही रूबी वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो डांस नहीं कर सकती। प्रीवियस लाइफ में तो उसका चलना तक मुश्किल था, लेकिन एक्वा के मोटिवेट करने पे रूबी अकेले ही प्रैक्टिस करने लगती है और तभी आई भी उसे ज्वाइन करती है। और रूबी आई को करेक्ट भी कर रही थी जहाँ पर उसे गलती हो रही थी, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो बस आई के डांस को ही देखती रहती थी और इसलिए उसे सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे से याद है। और प्रीवियस लाइफ से उसके गिरने का डर अभी भी बरकरार है। उसका ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में बीता था। उसकी बॉडी डिसेबल्ड थी, लेकिन वो आई जैसी डांस करना चाह रही थी।
और इसलिए आई को ही याद करके रूबी अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। एक्वा ये सब कुछ देखते हुए सोच रहा था कि रूबी बस एक्टिंग ही नहीं डांसिंग में भी काफी अच्छी है और वो दिखने में भी अच्छी है। मतलब हो सकता है कि आगे चलकर वो भी एक आइडल बन पाएगी। अब अगला सीन कट होता है जब आई अपने एक्स और अपने बच्चों के डैड से कांटेक्ट करती है। कहती है कि उन्हें अगेन मिलना चाहिए क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। और आई ने कांटेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आई ने दोनों को बात करते हुए सुना था। दोनों बात कर रहे थे कि आखिर उनका फादर कौन है, उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है। इसलिए आई का प्लान है कि वो एक बार उनसे आकर मिले और बच्चे भी समझदार हैं तो वो भी उसके सिचुएशन को समझेंगे। और आई उसे अपना न्यू एड्रेस भी दे देती है जहाँ पर दोनों मीट करेंगे। वैसे अभी आई के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। उसकी और बी कोमाजी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और साइतो इसे बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि इस स्पीड से वो बहुत ही जल्द डोम के अंदर एक शो भी कर पाएंगे जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके टिकट्स भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होने के बाद ही मिल पाते हैं। और आई अभी के लिए अपने एक्स से मिलने की बात छुपा के रखती है। और अभी इसके बाद पास्ट में जब साइतो अपने न्यू ग्रुप के लिए आइडल स्काउटिंग कर रहा था, पहले आई इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो ढेर सारे झूठ भी कहती है ताकि साइतो उसका पीछा छोड़ दे। कहती है कि उसे याद नहीं है कि उसे कभी किसी ने प्यार किया भी था और ना ही वो कभी किसी से प्यार कर भी पाएगी क्योंकि वो एक ऑर्फन है और वो अपने फैन से कभी क्लोज भी नहीं हो पाएगी। लेकिन साइतो कहता है कि झूठ कहना गलत नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है। वो झूठ मूठ का अपने फैन से आई लव यू कह सकती है, अपने एक्शन से वो प्यार को दिखा सकती है और हो सकता है कि झूठ कहते हुए ही एक दिन वो सच हो जाए। और आई मॉम भी इसलिए बनी थी क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करना चाह रही थी, लेकिन आज तक अपने बच्चों को आई लव यू कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। और अभी प्रेजेंट में आज आई का डोम के अंदर एक कॉन्सर्ट है और आई उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तभी एक स्टॉकर उसे मिलने के लिए आता है और उसे ट्विंस और डोम कॉन्सर्ट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और अचानक ही वो स्टॉकर आई को स्टैब कर देता है और आई याद करने लग जाती है कि किस तरह उसने उन पलों को एंजॉय किया था। अपने बच्चों का वो पहला बर्थडे, पहली बार उनके साथ बाहर जाना, ये सब कुछ आई के आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था जो एक्वा देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया था। स्टॉकर का इतना कहना था कि आई ने अपने फैंस को धोखा दिया है। वो उन्हें हमेशा ही आई लव यू कहती थी, लेकिन बच्चे करने से पहले उसने उन लोगों के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। वो सब कुछ बस एक झूठ था। और आई भी एडमिट करती है कि वो प्योर नहीं है, वो बहुत ही खराब है। उसने झूठ कहा था, लेकिन इस आस में कि एक दिन ये सब कुछ सच हो जाएगा। इवन आई को इस स्टॉकर का नाम रियोसुके भी याद है क्योंकि रियोसुके उसके शुरुआती फैंस में से एक था और उसने उसे गिफ्ट भी दी थी जिसको कि आई ने अभी तक संभाल कर रखी है। और ये सारी बातें सुनकर वो स्टॉकर रोते हुए वहां से भाग जाता है। एक्वा ये देखकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे पता था कि जिस जगह स्टेब करी गई है वहां से बचना मुश्किल होगा। और अभी आई एक्वा से सॉरी कहने लग जाती है क्योंकि अभी से वो उनका ध्यान और रख नहीं पाएगी। इवन अभी डोम कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गई है और मूवी की शूटिंग वो अभी रुक जाएगी, जिसके लिए उसे बुरा फील हो रहा था कि फैंस को अभी कैसा फील हो रहा होगा और डायरेक्टर को भी कितनी ज्यादा परेशानी होगी। और अभी रूबी डोर के दूसरी तरफ थी। उसे पता था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या उसे पता नहीं था। और एक्वा उसे इस तरफ आने नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि रूबी ये देखकर खुद को संभाल नहीं पाएगी। आई कहती है कि रूबी का डांस प्री स्कूल में बहुत ही बढ़िया था और वो आगे चलकर एक आइडल बन सकती है। और एक्वा, वो तो कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, क्या तुम आगे चलकर एक एक्टर बनोगे? आई बताती है कि उसका सपना था दोनों को स्कूल ड्रेस में देखना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना, दोनों के हर अचीवमेंट के उनके साथ होना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और आखिर में आई हिम्मत करके दोनों को आई लव यू कह देती है, जो सच था और यही उसके आखिरी शब्द बन जाते हैं। और ये सैडेस्ट खबर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जल्द फैल जाती है कि एक फैन ने एक आइडल को स्टैब कर दिया है, जिसके कुछ घंटों बाद उसने खुद भी सुसाइड कर ली है। और इससे आई के फैंस बड़े ही उदास हुए थे और सभी सिंपैथी दिखा रहे थे। लेकिन इंटरनेट पे कुछ चूजे ऐसे भी थे जो आई का मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कोई कह रहा था कि उसका इतना चेहरा बिल्कुल बेकार चला गया, तो कोई कह रहा था कि उसके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सब पढ़कर रूबी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद साइतो और मियाको एक्वा और रूबी को एडॉप्ट करते हैं और मियाको के सपोर्ट की रूबी को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि आई के जाने के बाद वो बिल्कुल ही टूट गई थी। रूबी पूछती है कि क्या वो मॉम की तरह एक आइडल बन सकती है, तो एक्वा कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो जॉब कर सकती है, उसे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे क्योंकि आइडल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसे फैंस के नजरों में हमेशा ही रहना होगा और फैंस बहुत ही सेल्फिश होते हैं। अगर वो कभी कोई बॉयफ्रेंड बनाती है
तो फैंस उसे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। उसके हर एक्शन पे फैंस का ध्यान होगा। पर तभी एक्वा को ध्यान आता है कि आई जब भी हॉस्पिटल में एडमिट थी वहां पर भी स्टोकर पहुंच गया था और वो न्यू रेसिडेंस में भी आ गया था, जबकि ये दोनों बात बिल्कुल ही सीक्रेट रखी गई थी। इसके बारे में साइतो के अलावा किसी और को पता ही नहीं था। तो आखिर उस स्टोकर को ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही थी, क्योंकि वो तो बस एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। साइतो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो उसकी एजेंसी ही डूब गई है और ग्रुप के किसी भी लड़के से आई का उतना ज्यादा मिलना जुलना नहीं था और आई का इंडस्ट्री के बाहर किसी से भी मिलना जुलना बहुत ही कम था। तो आखिर में सिर्फ एक ही इंसान बचता है जिसे ये सारी जानकारी पता हो सकती थी और वो है आई का एक्स, यानी उनका बायोलॉजिकल फादर। आई का बस इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता था, तो हो सकता है कि उनका बायोलॉजिकल फादर इंडस्ट्री में से ही कोई एक हो और वो नहीं चाहता था कि डीएनए के थ्रू उनका रिलेशन पब्लिक हो जाए। मतलब इसके पीछे वही है। और एक्वा ठान लेता है कि वो तब तक मर नहीं सकता जब तक वो अपने हाथों से अपने बायोलॉजिकल फादर को मार नहीं देता। और फिर एक्वा चलकर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे रेज कर सकते हैं। और फिर सीन फोकस करता है कुछ सालों के बाद, और आज एक्वा और रूबी अपने हाई स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए जा रहे थे। और आज से ही एक्वा का रिवेंज शुरू होगा और आज से ही एक्वा का रिवेंज स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक छोटे होने की वजह से वो कुछ करने के कैपेबल ही नहीं था, लेकिन अभी और नहीं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग रूबी के आइडल बनने के सिलेक्शन प्रोसेस से होती है, जहां पर रूबी ऑडिशन, इंटरव्यू सब कुछ देती है और रूबी को ऐसा फील हो रहा है कि उसने बहुत ही अच्छा किया है और अभी बस इंतजार है तो रिजल्ट का। वैसे रूबी आई की बेटी होने की बात और अपने प्रीवियस लाइफ की बातें जो कि उसे याद है, इन दोनों ही बातों को सभी लोगों से वो सीक्रेट रखती है। रूबी का सपना है कि वो अपनी मॉम आई की तरह एक बेहतरीन आइडल बने। इससे उसे पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी और आइडल बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक्वा इस आइडिया के बिल्कुल ही खिलाफ है, क्योंकि मोस्ट आइडल्स 30 साल होने से पहले ही रिटायर हो जाती है। उनके पूरे लाइफ के ऊपर फैंस का नजर हमेशा बना रहता है और कुछ ही होती है जो कि टॉप पे पहुंच पाती है, और इसलिए आइडल बनने का सोचना भी एक बहुत ही बड़ा गैम्बल है। लेकिन रूबी वो सब कुछ करना चाहती है जो वो अपने प्रीवियस लाइफ में कर नहीं पाई थी। वैसे एक्वा वो आई के डेथ के बाद से बिल्कुल ही चुपचाप रहता है। वो किसी को देखकर स्माइल तक नहीं करता। रोज डायरेक्टर के पास जाता है और कुछ करता है और उसका कुछ प्लान भी है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। साइतो वो भी इंसिडेंट के बाद सब कुछ छोड़ चुका है। अभी मिया को ही पूरी एजेंसी संभालती है और अभी एजेंसी इंटरनेट पर्सनालिटीज को मैनेज करती है। मिया को तो एक और आइडल ग्रुप बनाना चाहती है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा जितना कि आई ने बना के दिखा दिया था। तब रूबी को उसी एजेंसी से कॉल आता है जहां पर उसने आइडल बनने का इंटरव्यू दिया था और पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिससे कि ऑब्वियसली रूबी का दिल बिल्कुल ही टूट गया था। लेकिन पीछे से सारा काम एक्वा ने किया है। उसने ही कॉल करके रूबी को मना किया और वही था जिसने रूबी के फोन से एजेंसी को मैसेज कर दिया था कि वह विथड्रॉ कर रही है, क्योंकि एक्वा नहीं चाहता है कि रूबी भी वही गलती करे जो कि आई ने करी थी। लेकिन नेक्स्ट डे रूबी को एक और एजेंसी स्काउट करती है, जैसे आई के साथ हुआ था। रूबी को लग रहा था कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही होना लिखा है और वो अभी आइडल बन जाएगी। एक्वा और मियाको को डाउट है कि वो कोई स्केची एजेंसी हो सकती है, इसलिए एक्वा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शंस का स्काउट बनकर एक लड़की को अप्रोच करता है जो उसी स्केची आइडल ग्रुप के पार्ट है। एक्वा कहता है कि हम तुम्हें स्काउट करना चाहते हैं और एक बेटर डील ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने करंट पे चेक और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सब कुछ बताना होगा ताकि हम लोग तुम्हें एक बेटर डील ऑफर कर पाए। लड़की बताती है कि उसे कॉन्सर्ट, मीट एंड ग्रीट सब कुछ अटेंड करना पड़ता है और फिर मेकअप, ड्रेसेस, ट्रैवलिंग सब कुछ का खर्चा उसे खुद ही उठाना पड़ता है और जितने भी मर्चेंडाइज वगैरह बिकते हैं उनका काफी छोटा % उन्हें मिलता है। कहीं तो एक महीने के आखिर में उनके पास 1 लाख येन भी नहीं बच पाते और वो ये भी कहती है कि उसके कलीग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद मिया को बताती है कि हो सकता है कि वो लड़की झूठ कह रही हो, पर एक्वा रूबी को किसी ऐसे ग्रुप में जाने भी देना नहीं चाहता जिसके बारे में ऐसी बातें होती हो। और अभी अगले सीन में रूबी उसे ग्रुप के कॉन्सर्ट पे जा रही थी, क्योंकि उसे कहा गया था कि वो एक कॉन्सर्ट में आकर देख सकती है, जिसके बाद ही वो डील के बारे में बात करेंगे। और रूबी इसलिए भी जा रही है क्योंकि वो आइडल बनने का मन बना चुकी है और इसलिए मियाको और एक्वा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन यानी उन्हीं की एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कई सालों के बाद वो फिर से एक और आइडल ग्रुप बनाने जा रहे हैं और अगर घर की एजेंसी होगी तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस भी नहीं होंगे और इसलिए ही एक्वा इसके लिए माना है।
एक्वा इसके बाद डायरेक्टर के घर जाता है और उनके एडिटिंग में हेल्प कर रहा था, जहाँ पर दोनों इसे टॉपिक के बारे में ही बात करते हैं। एक्वा बताता है कि उसका एक्टिंग करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो बिहाइंड द सीन ही काम करना ज्यादा प्रीफर करता है। वो तो रूबी की तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स भी नहीं, जनरल स्टडीज को चूज करेगा हाई स्कूल में, क्योंकि उसका मेन टारगेट उसका फादर है। उसे पहले ढूंढना और फिर उसे उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारना जैसे आई को मरना पड़ा था। वैसे एक्वा ने कुछ माइनर रोल्स किए थे और उसे समझ आ गया है कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बना है। एज ए चाइल्ड एक्टर वो काफी बेहतर इसलिए बन पाया था क्योंकि उसका दिमाग एक एडल्ट का था, लेकिन आई थी जिसके पास ट्रू टैलेंट था। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि वो खुद को आई से कंपेयर क्यों कर रहा है, उसके पास जो नॉलेज है वो आई के पास नहीं थी और ऐसे वाइस वर्सा, और इसलिए खुद को इवॉल्व करने पे एक्वा को ध्यान देना चाहिए। अभी अगला सीन कट होता है योतो हाई स्कूल में, जहां परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है जो कि जापान के बस कुछ स्कूलों में अवेलेबल है और एडमिशन के लिए एक एजेंसी से एसोसिएट होना जरूरी है। पर क्योंकि एक्वा जनरल स्टडीज के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, बस रूबी को ही चाहिए थी जो उसने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के साथ मिलकर कर ली है। इंटरव्यू के दौरान टीचर्स एक्वा के मार्क्स को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हुए थे क्योंकि उसने टोक्यो के टॉप स्कूल्स को क्रैक किया था, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ आ गया। इसका मेन रीजन रूबी का ध्यान रखना है और आज ही दोनों स्कूल में काना से भी मिलते हैं। हाँ, वही नकचढ़ी लड़की जो 10 सेकंड्स में रो सकती है। और काना एक्वा से मिलकर बिल्कुल ही रिलीव्ड हो गई थी। उसे खुशी है कि वो एक्वा से दोबारा मिल सकी, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि एक्वा ने जनरल स्टडीज को सिलेक्ट किया है ना कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को, वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा क्यों। वैसे रूबी और काना दोनों की आज भी नहीं बनती। इसके बाद एक्वा को डायरेक्टर के पास जाता हुआ देख काना बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि कहाँ पर जा रहे हो, डायरेक्टर कौन है, वहाँ पे क्या करोगे, और अभी तुम एक्टिंग करते भी हो या नहीं। तो एक्वा उसे डायरेक्टर के घर ही ले आता है, बताता है कि अभी उसका एक्टिंग करने का कोई भी मन नहीं है, वो एक्टिंग करना छोड़ चुका है, उसे बिहाइंड द सीन रहकर ही काम करना ज्यादा पसंद है। लंच करते हुए काना बताती है कि वो टोक्यो में अकेली रहती है, उसके पेरेंट्स गाँव में रहते हैं। और बातों बातों में काना अपने करंट टीवी ड्रामा स्वीट टुडे के बारे में बताती है, जो एक बहुत ही पॉपुलर मांगा के ऊपर बेस्ड है। काना बताती है कि उसमें एक रोल खाली है, क्या एक्वा वो रोल करना पसंद करेगा। वैसे एक्वा ने यह मांगा बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है, लेकिन वो फिर भी रोल करने से मना कर देता है। पर जैसे ही वो काबुरागी मासिया का नाम सुनता है जो इस शो का प्रोड्यूसर है, एक्वा इसके लिए मान जाता है, क्योंकि आई के जाने के बाद एक्वा को उसके 3 सेलफोन्स मिली थी, एक वर्क, एक पर्सनल और एक सेलफोन ऐसी भी थी जो वो प्रेगनेंसी के पहले से इस्तेमाल करती हुई आई थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसे फोन में ही थी, जिसमें कि लॉक लगा हुआ था और उसे अनलॉक करने में एक्वा को 4 साल से भी ज्यादा समय का वक्त लग गया। उसी में एक्वा को ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स मिले थे और काफी सारे मैसेजेस भी थे, और उसी में एक नाम काबुरागी मासाया का भी था। इसके बाद काना प्रोड्यूसर से बात करती है और काबुरागी एक्वा को रोल देने के लिए मान भी जाता है। वैसे वो किसी को भी ये रोल दे देता क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता और उसे एक्टिंग से कोई भी मतलब नहीं। और ऐसा क्यों, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और अब इस एक्टिंग के बाद से बोथ मियाको और रूबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुए थे। रूबी को लगता है कि एक्वा आई के विश पूरी करना चाह रहा है और वो एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्वा बस काबुरागी का डीएनए टेस्ट करना चाह रहा है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर होने के चांसेस हैं। और फिर मियाको और रूबी नोटिस करते हैं कि स्वीट टुडे के कुछ एपिसोड्स ऑलरेडी एयर हो गई हैं, लेकिन उसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्हें हर एपिसोड में कंसिस्टेंटली 1 स्टार की रेटिंग मिली है। और ऐसा क्यों, यह पहले एपिसोड के 2-3 मिनट देखने के बाद ही पता चल जाता है, क्योंकि इसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा घटिया थी। इवन काना की एक्टिंग भी उतनी अच्छी नहीं है और इसका रीजन भी कुछ देर में ही पता चलेगा। अभी नेक्स्ट डे एक्वा काना से मिलता है उसे ड्रामा के बारे में बात करने। काना बताती है कि इस ड्रामा का मेन पर्पस है कुछ हैंडसम लड़कों को प्रमोट करना और यहाँ पर एक्टिंग सेकेंडरी आती है। बस मांगा का नाम यूज करके इन लड़कों को प्रमोट करवाया जा रहा है। काना बताती है कि वो इस ड्रामा में बेहतर एक्टिंग करना चाह रही है, लेकिन वो कर नहीं सकती है क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी अच्छी एक्टिंग करने लग जाती है तो बाकियों की एक्टिंग सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा घटिया लगने लगेगी। पर काना ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो अभी इजी टू वर्क विथ बनना चाहती है, ना कि बचपन के जैसे नकचड़ी, जिसकी वजह से उसके हाथों से सभी प्रोजेक्ट्स एक समय पर चले गए थे। खैर, एक्वा को कल शूट पे आना है और नेक्स्ट वीक ही एपिसोड एयर हो जाएगी। और इतना रस इसलिए क्योंकि एक्वा का रोल जो एक्टर पहले करने वाला था वो छोड़ के चला गया है और जल्दबाजी में ही एक्वा को इसमें लिया गया है। काना कहती है कि वो इसमें अपना बेस्ट देना चाहती है, जो उसे लगता है कि एक्वा के आने से वो कर पाएगी।
अभी एक्वा नेक्स्ट डे सेट पे पहुंच जाता है और आज बारिश हो रही थी, इसलिए वो बस एक बार रिहर्सल करेंगे और फिर शूटिंग स्टार्ट होगी। यह रहा नारुशिमा मेल्ट, इस ड्रामा का मेन लीड। और हाँ, वो काफी घमंडी है। काबुरागी मासाया द प्रोड्यूसर, जो एक्वा पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर एक्वा का उस पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कि काबुरागी एक्वा और रूबी का बायोलॉजिकल फादर हो। और ये आदमी ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैमरा एंगल से लेकर सारे शॉट्स, सारा सेट, सब कुछ वही मैनेज कर रहा है और उसकी ओपिनियन यहाँ पे मैटर करती है। वैसे आयरनी देखो, एक्वा को यहाँ पे एक स्टोकर का रोल मिला है, बिल्कुल वैसा ही एक स्टोकर जो मेन लीड से बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड है और एंड में वो उसे मारने की कोशिश भी करता है। खैर, इसके बाद तीनों मिलकर फाइनल सीन का रिहर्सल करते हैं और काना कहती है कि तुमने अच्छी एक्टिंग करी है, जैसे वो इस स्टोरी का ही एक पार्ट है। पर काना को क्या पता कि एक्वा को स्टोकर के बारे में बहुत कुछ पता है। काना बताती है कि उसे सालों बाद कोई लीड रोल मिली है। जब उसके पास कोई भी काम नहीं था, वो अपने स्किल्स पे काम किया करती थी, जबकि लोगों ने ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया था कि वो फिनिश हो गई है। और इसी वजह से ही काना एक्वा के रिटर्न से इतनी ज्यादा खुश है और उसके रहते काना भी बेहतर एक्टिंग कर पाएगी, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे सारे नल्ले हैं। थोड़ी देर के बाद एक्वा काबुरागी को कहता हुआ सुनता है कि काना एक अच्छी एक्ट्रेस है और वो ठीक ठाक पॉपुलर भी है, लेकिन वो किसी भी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना होने की वजह से उसके चार्जेस काफी ज्यादा लो है और यह रीजन है कि काबुरागी ने उसे रोल दी है। जबकि काना को ऐसा लग रहा था कि उसने अपने स्किल्स पे काम करी है और उसी के दम पर उसे लीड रोल मिली है। पर काबुरागी को तो एक्टिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पर बस लड़कों को प्रमोट करने आया है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि पॉपुलर मांगा की बिल्कुल मार के रख देते हैं। खैर, इन्हीं बातों के बीच एक्वा चुपके से काबुरागी का सिगरेट सैंपल ले लेता है, जहाँ से वो उसका डीएनए टेस्ट करवाएगा और उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया है। पर अभी एक्वा काना की भी हेल्प करना चाहता है। एक्वा पहले पूरे सेट को कहाँ पर क्या है, कैमरास कहाँ पर लगे हुए हैं, सब कुछ वो पहले से एनालाइज कर लेता है फाइनल शॉट से पहले। काना भी वहीं खुद को शांत कर रही थी, क्योंकि ये उसके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पल होने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही भयानक डाउनफॉल के बाद आया है। इसलिए इस फाइनल सीन को काना बेस्ट बनाना चाहती है, क्योंकि जितने भी एपिसोड्स अभी तक आए हुए हैं उन्हें 1 स्टार की रेटिंग मिली है और मांगा फैंस ये देखकर बिल्कुल ट्रॉमाटाइज्ड हो गए हैं। पर जैसे शूट स्टार्ट होती है, नारुशिमा के नल्ले एक्टिंग से काना का मूड बिल्कुल ही खराब हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तब एक्वा की एंट्री होती है और एक्वा बिल्कुल एक रियल स्टोकर जैसा ही लग रहा था, क्योंकि एक स्टोकर को उसे बेहतर आखिर कौन ही जान सकता है। इवन एक्वा कुछ लाइन्स मांगा के अकॉर्डिंग इम्प्रोवाइज भी करता है, जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, जिससे कि काना को एक स्टेज मिल जाता है अपनी रियल एक्टिंग दिखाने का और काना अपने क्राइंग स्किल्स का भी इस्तेमाल करती है। और फिर सीन के बाद नारुशिमा पंच के लिए सॉरी कहता है, पर एक्वा कहता है कि वो खुद ही पंच खाने सामने आ गया था ताकि सीन और भी ज्यादा रियल लगे। इवन उसकी इम्प्रोवाइजेशन इस आदमी को भी काफी पसंद आई थी। और अभी सीन कट होता है जिस दिन लास्ट एपिसोड एयर होगा और इस मांगा के ऑथर, जिन्होंने कि अभी तक सारी एपिसोड्स को देखी है लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आया है, वो आखिरी एपिसोड भी देखने के लिए बैठती है। और एपिसोड का एंड आते आते वो बिल्कुल ही इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये एपिसोड सच में उसी लेवल का बना था और वो खुश हैं कि उनकी मांगा फाइनली एडप्ट हो गई है। इवन हर फैन को एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। लोग तो कमेंट्स ये कर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ आखिरी एपिसोड के लिए बचा के क्यों रखा था। इसके बाद एक्वा एक पार्टी अटेंड करता है जो स्वीट टुडे के सक्सेस के लिए रखी गई है, जहां पर ऑथर भी आई थी और वह काना की तारीफ करती है, क्योंकि काना ने पूरे शो को अकेले ही संभाल के रखा था। और एक्वा, उसने भी आखिरी एपिसोड में काफी अच्छी एक्टिंग करी है। काबुरागी तब एक्वा से बात करने आते हैं। वैसे एक्वा ने डीएनए टेस्टिंग करवाई है और काबुरागी उसका फादर नहीं है। और फिर बातों बातों में पता चलता है कि फैशन मैगजीन के शूट के दौरान आई और काबुरागी दोनों मिले थे और काबुरागी ने तभी आई की काफी सारी मदद भी करी थी। इवन काम के अलावा भी उसने कुछ और मदद भी करी है, जैसे एक लड़के से कहाँ मिलना सेफ होगा ताकि उसके एजेंसी को भी इसके बारे में पता ना चले। एक्वा के पूछने पे कि वो लड़का कौन है, काबुरागी शॉक्ड होते हैं कि पूछते हैं कि क्या तुम आई के फैन हो, तो एक्वा हाँ कहता है और वो इसी वजह से ही जानना चाह रहा है। तो काबुरागी बताते हैं कि वो बता सकते हैं, लेकिन बदले में एक्वा को एक डेटिंग रियलिटी शो में काम करना होगा। और अब एपिसोड 1 का आखिरी सीन, दोनों आज अपने हाई स्कूल के पहले दिन के लिए जा रहे थे और स्पीच के बाद दोनों काना से मिलते हैं, जो बताती है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन उसके अलावा ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्कूल जैसा ही बिहेव करता है। काना उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के बारे में भी बताती है, कोई यहाँ पर एक्टर है, कोई मॉडल है, तो कोई यहाँ पर वॉइस एक्टर भी है। और रूबी इसे थोड़ी नर्वस हो गई थी
क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर हर कोई कुछ न कुछ काम करता है, बस वही है जो कि कुछ भी नहीं करती। उसकी दोस्ती क्लास में सबसे पहले एक लड़की कोतोबुकी मिनामी से होती है, जिसको वो क्लास के बाद एक्वा से भी मिलवाती है। और एक्वा इस बात से खुश है कि उसकी कोई दोस्त बनी है, पर अभी तक उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं बने और न ही उसे फ्रेंड्स बनाने में कोई भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी दोस्त बनाने में वक्त लगता है, ऐसा उसका कहना है। और क्योंकि आज एक्वा सभी लोगों को पहली बार देख रहा है, तो उसे किसी को भी देखकर नर्वसनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि वो तो किसी को जानता ही नहीं है कि आखिर कौन क्या करता है। लेकिन रूबी एक पॉपुलर एक्ट्रेस को जानती है, सिरानुई फ्रिल्स, जिसके रूबी एक फैन जैसी है। वो तो डर के मारे उसे बात भी करने नहीं गई थी। तब एक्वा सिरानुई को वहां से जाता हुआ देख खुद ही बात करने पहुंच जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी बहन रूबी से दोस्ती करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि सिरानुई एक्वा को जानती है। उसने स्वीट टुडे ड्रामा में उसकी एक्टिंग देखी थी। कहती है कि तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इवन वो मिनामी को भी जानती है। ऑब्वियसली वो रूबी को नहीं जानती, क्योंकि उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। और इसलिए रूबी घर आते हैं मियाको से जल्दी उसे एक आइडल बनाने के लिए कहती है, वरना सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो कुछ भी नहीं करती। मियाको बताती है कि आइडल स्काउटिंग इतनी इजी टास्क नहीं है, ये करने में काफी वक्त लगता है। तो एक्वा बताता है कि वो एक फ्रीलांसर को जानता है और वो क्यूट भी है। हाँ, वो काना की बात ही कर रहा है। एक्वा कहता है कि उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए और काना उन्हें वो दे सकती है, पर रूबी और काना की बिल्कुल भी नहीं बनती। उसका क्या? तो एक्वा बात करने का आइडिया देता है, जिससे कि सब कुछ ठीक हो सकता है और काम भी बन सकता है। और इसलिए एक्वा काना को मिलने के लिए मैसेज करता है, कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। और काना इस मैसेज को देखकर समझ बैठती है कि कहीं एक्वा मुझे लाइक तो नहीं करता ना, कहीं वो अपनी दिल की बात बताने के लिए तो नहीं बुला रहा। और वह शर्माते हुए वहां पर पहुंचती है। लेकिन वो जैसे रूबी को देखती है, उसका मूड बिल्कुल ही खराब हो जाता है। कहती है कि आखिर ये क्यों है? तो एक्वा कहता है कि रूबी को ही तुमसे बात करनी है। और इससे काना का बिहेवियर ही बिल्कुल बदल जाता है। कहती है कि हाँ चलो बताओ क्या बात है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रूबी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालती है और वो काना को आइडल बनने की बात करती है। कहती है कि वो काना को आइडल बनने के लिए स्काउट करने आई है। काना सोचती है कि अगर वो आइडल बनती है तो उसका एक्टिंग करियर जो अभी तक उसने बिल्ड करी है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे हमेशा कॉन्सर्ट, मीट एंड ग्रीट इसी सब में बिजी रहना होगा और वो एक्टिंग कर ही नहीं पाएगी। लेकिन रूबी उसमें आई जैसे पोटेंशियल नजर आती है, लेकिन फिर भी काना ये करना नहीं चाहती। तभी एक्वा उसके सामने नील डाउन कर काना की तारीफ करने लगता है और वो इतनी ज्यादा तारीफ करता है कि और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ज्वाइन कर लो। तो काना आखिर में ना चाहते हुए भी उनके साथ ही साइन करती है। मियाको एक्वा से पूछती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। तो एक्वा बताता है कि उसे पता था कि काना को कैसे मैनिपुलेट करना है, जिसका उसने बस फायदा उठाया। काना सोचती है कि एक्वा के साथ होने से उसके साथ काम करने का भी ज्यादा मौका मिलेगा, तो ये डील उतनी भी बुरी नहीं होगी। वैसे वो अभी क्या कर रहा है? तो रूबी उसे डेटिंग रियलिटी शो के बारे में बताती है, जिसमें एक्वा एक चार्मिंग और लवेबल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो कि ना ही रूबी को हजम हो रहा था और ना ही काना को, क्योंकि एक्वा तो रियल में ऐसा है ही नहीं। मियाको को समझाना पड़ता है कि ये सब कुछ बस एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, इसलिए एक्वा यहाँ पर बस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। पर काना कहती है कि इसमें तो किस वगैरह भी होता है, तो क्या आखिर में वो भी ऐसा करेगा? और काना इसे बहुत ही उदास भी लग रही थी। तो मियाको कहती है कि ये तो नॉर्मल होता है, अगर काना एक्टिंग आगे करती है तो हो सकता है कि उसे भी ऑन स्क्रीन किसेस करनी पड़े, और ये नॉर्मल है। एक्वा वहीं पर शूटिंग के वक्त बिल्कुल ही पक गया था, लेकिन आय का रिलेशन किन लोगों के साथ था ये पता लगाने के लिए एक्वा कुछ भी करने को तैयार है। वैसे उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट नहीं है, वो यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रीली बात कर सकते हैं, बस कैमरा एंगल्स का ध्यान रखें। और वह यहाँ पर कोई भी बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। और स्क्रिप्ट ना होने की वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। और यह है सुमी, एक इंट्रोवर्ट टाइप की शर्मीली लड़की। सुमी बताती है कि वो ये रोल बस इसलिए कर रही है क्योंकि उसके ग्रुप के लीडिंग गर्ल बेस्ट ऑफर्स को पहले ही ले लेती है, इसलिए उसे जो भी मिलता है उन्हें वही करना पड़ता है। वैसे इसमें थोड़ा बहुत रोमांस होने की वजह से सुमी कहती है कि वो यहाँ पर काम चला लेगी। सुमी तब एक्वा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पहले कभी किसी के साथ कुछ रहा है, जैसे कि प्यार या फिर क्रश वगैरह? तो एक्वा बताता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी रही है। सुमी तब कहती है कि लास्ट ईयर लास्ट कपल ने ऑन स्क्रीन किस करी थी। वैसे सुमी इसके लिए रेडी तो नहीं है, लेकिन अगर एक्वा हुआ तो सुमी किस करने के लिए भी तैयार है। और एक्वा ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था और वह यहाँ पर कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि कैमरास ऑलरेडी ऑन है और ये सब कुछ शूट हो रहा है। अब उसी रात रूबी एक्वा से कहती है कि अगर वो शो में से किसी को भी डेट करना चाह रहा है तो वो यूकी को ही चूज करे, क्योंकि रूबी के हिसाब से यूकी ही सबसे बेस्ट लड़की है उसी शो में।
जिस पर एक्वा कहता है कि रहने दो, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। और अभी अगले सीन में रूबी और काना दोनों ही फ्री थे, इसलिए काना रूबी को पढ़ाई करने कह रही थी क्योंकि आइडल की लाइफ बहुत ही कम होती है। पर रूबी तो अभी आइडल ग्रुप का नाम क्या रखना है उसी के बारे में डिस्कस करने लग जाती है। और तभी उनकी हेल्प करने मियाको आती है। कहती है कि पहले उन्हें लोगों से कनेक्ट करना होगा ताकि वो जब भी ट्रायल शोज लॉन्च करे तब भी वहां पर लोग आए, और इसके लिए ऑनलाइन रीच बढ़ाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। पहले के जमाने में लोग फ्लैट्स वगैरह देते थे और लोगों को उनके बारे में बताते थे, लेकिन अब इस एरा में लोग ऑनलाइन ही ज्यादा प्रीफर करते हैं। काना कहती है कि ऑनलाइन करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। वो ऑनलाइन तो कुछ लोगों को ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या वो उनके ट्रायल शोज में भी आएंगे, यह बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मियाको इसके लिए एक हेल्प लेकर आई है, मास्क स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूट्यूबर जिसका नाम है पियोन, और वो उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन काना को ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन पियोन बताता है कि उसके इनकम 100 मिलियन है और वो भी पर ईयर, जो सुनते ही काना बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि वो ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी। पियोन अब बताता है कि उन्हें कुछ वायरल क्रिएट करना होगा और वो 1 घंटे तक बिना रुके पियोन डांस करेंगे, जिसके बाद होगा उन दोनों का फेस रिवील और वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। पर यह डांस किसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कम नहीं था, पर यह काम इजीली भी हो सकता था एक स्लीपिंग प्रैंक के साथ। पर रूबी अपना फर्स्ट अपीयरेंस जितना ज्यादा रियल हो सके उतना रियल रखना चाह रही थी, और इसी वजह से ही अभी उन दोनों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पर दोनों किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन अभी उन्हें एक ग्रुप का नाम भी रखना होगा ताकि पियोन उस ग्रुप को प्रमोट कर पाए। काना को कोई भी नाम नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो रूबी को नाम सजेस्ट करने के लिए कहती है, और रूबी अपने आइडियल ग्रुप के लिए बी कोमाची ग्रुप नेम ही सजेस्ट करती है। अब जिन फोकस करता है यूकी पे, जो कहती है कि वो ये शो क्विट करना चाहती है क्योंकि उसके फ्रेंड्स इसे लेकर उसे बहुत ही ज्यादा टीज करते हैं, उसे चिढ़ाते रहते हैं कि तो ये तुम्हारी टाइप है। नोबू कहता है कि अगर तुम इस शो को छोड़ रही हो तो मैं भी इस शो को छोड़ दूंगा। और अभी इन्हीं बातों से ये डेटिंग रियलिटी शो जिसका नाम लव नाउ है, ये बिल्कुल ट्रेंड करने लग जाता है, और यूकी भी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। और यूकी का यही प्लान था क्योंकि तभी यूकी तो बस एक्टिंग कर रही थी। और आज शूट के बाद सभी एक अच्छी होटल में पार्टी करते हैं, और यहाँ पर बिल मैम को देना पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम अपेरेंटली बाकी लोगों से ज्यादा है। इसके बाद एक्वा घर वापस आता है, पर रूबी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि हर संडे वो एक साथ ही डिनर करते हैं और ये एक रूल जैसा है। पर एक्वा अभी ज्यादातर बाहर ही खाकर आता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बातों बातों में एक्वा बताता है कि रियलिटी शो उतनी भी फेक नहीं है जितना उसने सोचा था। यहाँ पे हर कोई एक्टिंग तो करता है, लेकिन खुद को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए। किसी के लिए यह शो बस एक जॉब है, तो कोई इस शो को बिल्कुल ही सीरियस ले रहा है, यानी वो किसी को डेट भी करना चाहता है और वो भी रियल में। तो कोई ये सब कुछ बिल्कुल ही मजाक में कर रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो किसी का कुछ और ही मोटिव है। एक्वा कहता है कि शो में एक फेक पर्सनैलिटी बनाना बहुत ही जरूरी होती है, इससे तुम खुद को नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट कर पाते हो। और एक्वा की यह बात आगे लोगों को समझ आएगी। और अभी शो जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यूकी और नोबू क्लोज आ गए थे, और केंगो वो एक जेलस कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो यूकी को लाइक करता है पर उसे पा नहीं सका, और वो यूकी और नोबू के क्लोज होने से बिल्कुल खुश नहीं है। और ऐसे शो में एक लव ट्रायंगल को क्रिएट किया गया है जो यंग लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, और उनके बीच शो काफी पॉपुलर भी हो रही है। लेकिन रियल में किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक रात को शूट से वापस आते हुए मैम एक्वा से कहती है कि क्या एक्वा पॉपुलर होना नहीं चाहता? अगर वो चाहता है तो उसे कुछ करना होगा जिससे कि उसे सेंटर स्टेज मिल सके। मैम तो बताती है कि वो अपने साइड फनी रोल से बहुत ही खुश है क्योंकि वो तो बस फैंस को अपने यूट्यूब चैनल पे डाइवर्ट करना चाहती है। और एक्वा तो कहता है कि उसका सेंटर स्टेज लेने का कोई भी प्लान है नहीं। मैम तब कहती है कि उसे आकाने को लेकर फिक्र हो रही है। आकाने बहुत ही मेहनती है, लेकिन वो कोशिश करके भी रिजल्ट नहीं ला पा रही, और इसी वजह से उसके मैनेजर को उसके एजेंसी से डांट पड़ती है क्योंकि एजेंसी की इतने लड़कियों में से बस आकाने को ही चूज किया गया था ताकि आकाने के थ्रू एजेंसी का भी नाम बने, ताकि उनका भी फायदा हो। लेकिन उनका फायदा छोड़ो, आकाने तो खुद लाइमलाइट में भी आ नहीं पा रही। उसे तो लोग भूल ही गए हैं कि शो में ऐसा कोई भी एग्जिस्ट करता है। और अभी इन बातों से आकाने और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई थी। दूसरी ओर काना देखती है कि रूबी खुद के बारे में सर्च कर रही है, ये देखने के लिए कि वो कितनी पॉपुलर हुई है। काना समझाती है कि एनालिटिक्स डेटा ये सब कुछ चेक करना ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे तुम खुद पे प्रेशर बनाने लग जाते हो, जो कि अभी ठीक आकाने के साथ हो रहा है।
क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रेंड देख रही है कि उसके बारे में बात हो रहा है या नहीं। जहाँ पे आकाने देखती है कि लोग तो भूल ही गए हैं कि वो भी इस शो में एग्जिस्ट करती है। लोगों का तो ये कहना है कि अगर आकाने नहीं भी होगी तो भी शो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी इन्हीं बातों से आकाने का मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा था और इसी वजह से आकाने स्पॉटलाइट पे आने के लिए नोबू से बात करती है। वो यूकी और नोबू के लव लाइफ में एक विलेन का रोल प्ले करना चाहती है और ये आइडिया उसे डायरेक्टर ने दी थी। कहा था कि अगर वो लाइमलाइट में आना चाहती है तो वो ऐसा कुछ ट्राई कर सकती है और इसीलिए ही आकाने अभी ऐसा कर रही है। अब शूट के बाद यूकी आकाने की नेल पेंट कर रही थी और तब आकाने बताती है कि वो कुछ भी करके शो में अपना मार्क छोड़ना चाहती है और क्योंकि ये शो बहुत ही जल्दी एंड हो रहा है तो उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। तो यूकी बताती है कि आकाने को मेहनत करनी होगी क्योंकि यूकी भी अपना सेंटर स्टेज ऐसे ही छोड़ देने नहीं वाली। और आकाने इन्हीं बातों से समझ गई होती है कि उसे कुछ अच्छा करना होगा, कुछ अलग करना होगा क्योंकि वही शो की सबसे लीस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। आकाने फिर केंगो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन यूकी उसे भी सामने से ले जाती है। आकाने देख रही होती है कि ऐसे यूकी उसके सामने से सारे मौके ले जाएगी, इससे पहले उसे कुछ करना होगा। और वो दौड़कर जाती है केंगो को यूकी के पास से लेने के लिए और तभी गलती से उसके नाखून से यूकी के चेहरे पे एक कट लग जाता है जिस वजह से शूट को वहीं पर रोक देना पड़ता है। आकाने समझ गई होती है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, पता नहीं कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन तभी यूकी आकर उसे हक करती है और उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि यूकी को पता है आकाने ने यह काम जानकर नहीं करा है, वो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। आकाने अपोलोजाइज करती है और पूछती है कि अभी यूकी के फोटोशूट का क्या होगा जो कि आज ही था। तो यूकी बताती है कि चिंता मत करो, सब कुछ फोटोशॉप से ठीक हो जाएगा। वैसे क्या तुम मुझे हेट करती हो? तो आकाने कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम काइंड हो और मैं तुम्हें बहुत ही एडमायर करती हूँ। जिस पर यूकी भी कहती है कि मैं भी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग हो और यहाँ पे ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक्वा को पता था जितनी इजीली यह बात दोनों के बीच सॉल्व हो गई इंटरनेट पर इतनी जल्दी नहीं होगी। और जैसे ही ये एपिसोड एयर होती है आकाने को बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लग जाती है क्योंकि यूकी एक टॉप लड़की बन गई थी जिसके बहुत सारे फैंस हो गए थे और उसके चेहरे पे ऐसे एक कट लगा देना। आकाने लोगों के गालियों का शिकार हो रही थी, लोग उसे एब्यूज कर रहे थे, उसे मर जाने के लिए भी कुछ लोग कह रहे थे। इसलिए आकाने सोचती है कि हाँ मैंने गलती तो करी है और मुझे साथ अपोलोजाइज करना चाहिए जिससे लोग मुझे माफ कर देंगे। और वो एक अपोलॉजी ट्वीट करती है। उसका सोचना था कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन चीजें और भी ज्यादा बदतर हो गई। तब आकाने को मेम की एक बात याद आती है कि अगर तुम्हें कभी भी ऑनलाइन क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसे सॉल्व करने कभी भी ऑनलाइन सभी लोगों के सामने माफी मत मांगना क्योंकि अपोलोजाइज करना मतलब यह होता है कि तुमने अपनी गलती मान ली है यानी तुमने कुछ गलती करी थी और तभी लोग और भी ज्यादा टूट पड़ते हैं, जो एग्जैक्टली अभी आकाने के साथ हो रहा था। आकाने सोचती है कि गलती उसी की है और इसलिए उसे सभी लोगों के क्रिटिसिज्म को झेलना होगा और वो सभी लोगों के हेटफुल ट्वीट्स, कमेंट्स सब कुछ पढ़ने लगती है। लोग उसे लेकर बातें कर रहे थे कि वो कितनी घटिया है, उसने जानकर ही ऐसा किया है ताकि वो सेंटर पे आ सके। और अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी उसके स्कूल में भी उसे हेट मिल रही थी। लोग उसके पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि मुझे पता था ये लड़की पहले से ही घटिया है, एक नंबर की लिच्चड़ है, वो लाइमलाइट में आने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ भी सो सकती है। और अभी इन्हीं बातों से आकाने अंदर से टूटने लगी थी। उसे पता था जब तक शो लाइमलाइट पे होगी क्रिटिसिज्म कम होने नहीं वाला और ये दाग उसके करियर में हमेशा ही बना रहेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इवन बचपन में भी लोगों ने उसे गलत समझा था, कभी उसकी हार्डवर्क नहीं देखी, उसकी मेहनत नहीं देखी, बस उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाते रहे। और अभी तो आकाने को अपने प्रीवियस वर्क जिसके लिए उसे प्रेज किया गया था वहां पर भी उसे लोग गालियां दे रहे थे और इसे आकाने बिल्कुल ही थक हार गई थी और उसने सोच लिया था कि खुद को खत्म करने का बस एक ही रास्ता बचा हुआ है जिसके लिए वो एक टाइफून में बाहर जाती है, एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होती है और वहां से जंप करने का फैसला करती है। लेकिन वो जैसे ही जंप करती है पीछे से एक्वा उसे आकर पकड़ लेता है और आकाने की जान बचा लेता है। और एक्वा को यह बात मैम से पता चली थी जिसने बताया कि आकाने टाइफून में बाहर गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी और इसलिए ही एक्वा ढूंढते हुए बाहर आ गया था। और अगर अभी एक्वा को 1 सेकंड और लेट हो जाता तो शायद अभी आकाने सांस नहीं ले रही होती। और तभी एक पुलिसमैन वहां पे पहुंचता है और सीन फोकस करता है काना और रूबी पे। दोनों आकाने के क्रिटिसिज्म के बारे में बातें कर रहे थे। काना बताती है कि पब्लिक फिगर बनने के बाद ऑनलाइन हेटरेट मिलना बिल्कुल ही नॉर्मल बात हो जाती है, लेकिन ये चीज पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती है कि कोई इसे कैसे लेता है, कौन इस बात को कितना सह पाता है। कोई होता है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो कोई होता है जो खुद की जान ले लेता है।
मियाको तब बताती है कि इस डेटिंग रियलिटी शो में इससे पहले अभी तक 50 लोगों ने अपनी जान ले ली है। तो काना कहती है कि तो इसका मतलब सोचो, इससे भी 10 गुना ज्यादा लोगों ने ये करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन वो हिम्मत करके वो फैसला नहीं ले पाए। और रूबी को अभी समझ आता है कि रियलिटी शो में एक फेक कैरेक्टर प्ले करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम्हें उसके लिए हेट भी मिलता है तब भी तुम्हें कुछ भी पर्सनल नहीं लगता। और ये बात एक्वा पहले ही समझ गया था, लेकिन फिर भी लोगों को सोच समझकर कमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे किसी की जान चली जाए। और तब मियाको को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि वहाँ पर तभी क्या हो रहा था कुछ भी क्लियर ना होने की वजह से पुलिस ने एक्वा और अकाने दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई है। और वहाँ पर बस दोनों से पूछताछ ही हो रही थी। अकाने तो रो रही थी और एक्वा से बस पूछताछ करके उसे साइड में बिठा दिया गया था। इतने में वहाँ पर मियाको आती है, जो ये देखकर खुश होती है कि एक्वा ने सब कुछ संभाल लिया है। इतने में यूकी और बाकी सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और यूकी तो अकाने को ये स्टेप लेने के लिए उसे एक चांटा ही लगा देती है। और फिर यूकी अकाने को हक करती है, कहती है कि उसने ऐसा स्टेप लेने से पहले एक भी बार उन लोगों के बारे में नहीं सोचा। अकाने को पता भी है उन लोगों को उसे लेकर कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। एक्वा तब कहता है कि अगर अकाने चाहे तो वो इस शो को यहीं पर ही क्विट कर सकती है और कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा और सभी लोग उसके बातों को समझेंगे। पर अकाने बताती है कि बहुत ही मेहनत के बाद वो यहाँ पर पहुंची है और बहुत से लोगों ने उसे यहाँ पर पहुंचने में मदद करी है, तो वो ऐसे क्विट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू करेगी और सभी लोग उसके साथ ही हैं। पर एक्वा को शो के क्रिएटर्स और नेटिजन्स में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वैसे हर पुलिस स्टेशन में एक प्रेस क्लब होती है, ताकि अगर कोई भी न्यूज निकले तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को पता चले। और यहीं से एक्वा अकाने के अटेम्प्टेड एक्शन के बारे में बात लीक कर देता है, कहता है कि यहीं से रियलिटी शो स्टार्ट होगी। इस न्यूज से लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे, कुछ डर के पीछे हट गए थे, जिससे कि अकाने को मिल रही हिट कम हो गई थी। लेकिन जब अकाने रिटर्न करेगी तब रिजल्ट क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। पर एक्वा एक चांस लेना चाहता है। एक्वा मैम से शो के सभी वीडियोस और फोटोज मांगता है, क्योंकि एडिटिंग से तुम किसी को भी हीरो या विलेन दिखा सकते हो, जैसे कि अभी शो में किया जा रहा था, अकाने के साथ उसे विलेन दिखाया जा रहा था। और इसलिए एक्वा जिसे एडिटिंग आती है वो सभी लोगों के सामने अकाने का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है। और मैम के हिसाब से ये एक अच्छा आइडिया भी है और इस वीडियो को वो अपने अकाउंट से अपलोड करने की बात करती है, क्योंकि मैम को पता है कि इस वीडियो से काफी ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। और क्योंकि मैम एक यूट्यूबर है तो उसे आइडिया है कि कब और कैसे अपलोड करने से ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। एक्वा इसके बाद म्यूजिक के लिए केंगो से कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल बैंड में काम करता है और कभी कभी तो खुद ही म्यूजिक भी बनाता है। और यूकी उस दिन हग वाले सीन को भी ऐड करने के लिए कहती है, पर एक्वा कहता है कि वो ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि तभी तो कैमरास बंद कर दिए गए थे। लेकिन यूकी कहती है कि उसने देखा था एक कैमरा चालू था और इसी वजह से उसने तभी ऐसा एक्ट किया था, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो और भी ज्यादा वायरल होगी। लेकिन एपिसोड में उस चीज को काट दिया गया, इसलिए एक्वा डायरेक्टर से चलकर उस रॉ फुटेज को मांगता है, क्योंकि उन्हीं के एडिटिंग की वजह से अकाने एक विलेन बन गई है, तो अभी उन्हें ही हेल्प करनी होगी। तो डायरेक्टर बताता है कि सब लोग यहाँ पे फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं और उनका काम है बस चीजों को सही से एडिट करना, ताकि लोगों को देखने में मजा आए। और यहाँ पर अकाने ने जो भी कुछ किया है उसने खुद किया है। एक्वा कहता है कि अकाने बस 17 साल की है, एक बच्ची है और गलती बच्चे ही करते हैं, क्योंकि उनमें समझ की कमी होती है। तो क्या वो एक एडल्ट होने के नाते एक बच्ची की मदद नहीं करेंगे, उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? और इन बातों से डायरेक्टर पिघल जाता है कि हाँ उसकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी बारी आती है एडिटिंग की, जिसमें सभी लोग एक्वा को बता रहे थे कि कहाँ पर क्या रखना है, कैसे एडिट करना है, किस फोटो को रखना ज्यादा बेहतर होगा। और वीडियो को एडिट करने में 2 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता है और एक्वा तो अभी बिल्कुल ही थक गया था और अभी बस बारी थी वीडियो को अपलोड करने की। मैम कहती है कि अगर पहले मिनट में ही 100 रीट्वीट्स हो जाती है मतलब उन्हें ठीक ठाक रीच मिल जाएगी। वैसे इसमें नोबू का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन वो फिर भी लीडर बने घूम रहा है और ऐसा एक बंदा हर ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है जो कुछ करता नहीं लेकिन क्रेडिट लेने सबसे पहले पहुंच जाता है। खैर अभी वीडियो अपलोड हो जाती है और सभी लोग उसके रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई थी और पूरे दिन में टोटल 74,000 रीट्वीट्स होती है, जबकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर 5,000 रीट्वीट्स भी हो जाती हैं तो काम हो सकता है। और अभी इस वायरल वीडियो की वजह से अकाने की इमेज काफी हद तक सुधर गई है। लेकिन ऑनलाइन डैमेज कभी भी पूरा खत्म नहीं होता। अगर अकाने आगे चलकर कोई भी गलती करती है तो इस चीज को फिर से उठाया जाएगा। और अभी नेक्स्ट डे अकाने फिर से शूटिंग ज्वाइन करती है। मैम आइडिया देती है कि अकाने को अब से कैरेक्टर प्ले करनी चाहिए, जिससे अगर उसे हेटरेट मिलती भी है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात पर एक्वा भी एग्री करता है।
तीनों डिसाइड करते हैं कि आकाने एक डिफरेंट टाइप के लड़की का रोल प्ले करेगी। पर कैसी लड़की, वो एक्वा से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी टाइप की लड़कियां पसंद है। तो एक्वा आई को डिस्क्राइब करने लगता है क्योंकि उसे तो आई के अलावा कोई भी पसंद नहीं आता। और एक्वा को लगा नहीं था कि कोई भी समझ पाएगा कि वो आई की बात कर रहा है, लेकिन मैम उसके बातों को समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम आई के बारे में बात कर रहे हो। और इसीलिए अकाने डिसाइड करती है कि वो आई जैसे ही बनेगी। पर एक्वा को पता है कोई चाहकर भी आई जैसा बन नहीं सकता। वहीं पर अकाने सोच रही थी कि एक्वा ने उसके जान बचाई थी और फिर ऑनलाइन बुलिंग कम करने के लिए उसने खुद वीडियो को एडिट करी, इसलिए वो एक्वा के पसंद की लड़की बनकर दिखाएगी। और इसलिए वो आई के बारे में रिसर्च करने लग जाती है, जैसे वो कैसे चलती थी, क्या खाती थी, कैसे दिखती थी, कैसे बात करती थी, उसके दोस्त कौन थे, वो डांस कैसे करती थी। अगर मैं कुछ बोलना भूल गया हूँ तो अकाने ने उस चीज के बारे में भी रिसर्च करी है। और अभी यहाँ पर काना ये बात है जानकर खुश हुई थी कि अकाने रिकवर हो गई है, लेकिन अच्छा होता अगर वो रिकवर होने के साथ ही साथ अपने करियर से रिटायर भी हो जाती, क्योंकि दोनों ही सेम एज के एक्ट्रेस हैं और अकाने की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, ऐसा काना का कहना है। और ऑब्वियसली कोई भी अपना राइवल नहीं चाहता, और वो भी तभी जब वो उसे बेटर हो। और अभी नेक्स्ट डे, आज अकाने रिटर्न कर रही है और वो अपने बेस्ट देना चाहती है। तभी एक्वा भी आ जाता है और नोटिस करता है कि अकाने बिल्कुल ही आई जैसी एक्टिंग कर रही थी। इवन उसकी आंखें, उसकी स्माइल सब कुछ आई जैसे ही लग रही थी, जो देखकर एक्वा बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया था कि आखिर वो अपने सामने ये क्या देख रहा है। लालालाई थिएटर कंपनी, जो सिर्फ टॉप क्लास एक्टर्स को ही फीचर करती है और अकाने उनके यंग परफॉर्मर है। वो किसी भी रोल को परफेक्टली पोर्ट्रे करती है और लोग तो उसे जीनियस कहते हैं। अपने इस स्किल का यूज करके अकाने आई बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अकाने ने अपना बात करने का स्टाइल, अपना बिहेवियर सब कुछ आई जैसा बना लिया है, जिससे कि सभी लोगों की नजरें बस उसी पे ही टिकी हुई है। एक ऐसा करिश्मा जो कभी आई के पास हुआ करता था। अब अकाने और एक्वा बातें कर रहे थे, जो मैम और यू के बहुत ही अच्छे से नोटिस करते हैं। और ये बात टेस्ट करने मैम एक्वा को एक पाउच पास करने कहती है, जो एक्वा मना कर देता है। लेकिन जब अकाने कहती है कि प्लीज कर दो, तो एक्वा एक ही बारी में कर देता है, जिससे दोनों कंफर्म हो जाती हैं कि एक्वा को ऐसी ही लड़कियां पसंद है। और फिर मैम और यूकी उसे अकाने को लेकर टीज करने लग जाती हैं। तो एक्वा कहता है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, और वो चला जाता है। और उसके सीरियस फेस को देख यूकी और मैम कंफर्म हो जाते हैं कि एक्वा अभी अकाने को लाइक करने लगा है। तो क्या अकाने भी आगे चलकर एक्वा को डेट करेगी? तो अकाने भी शर्माते हुए हाँ कहती है। और मैम और यूकी वो दोनों ही हेल्प करने को तैयार थे। काना और रूबी वो दोनों ही अभी इस शो को फॉलो कर रहे थे, लेकिन काना अभी इससे बोर हो गई थी। लेकिन रूबी को ऐसा फील हुआ था जैसे वो आई को ही देख रही है अकाने में। इसी वक्त एक्वा सोच में पड़ा हुआ था कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहा आखिर वो आई को लेकर क्या फील करता है। आखिर आई उसके लिए क्या है, उसकी मॉम या फिर उसकी एक सेलिब्रिटी क्रश। अब नेक्स्ट डे, लोग एक्वा और अकाने के न्यू रिलेशन को लेकर बातें कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे, जिससे कि काना का मुंह बिल्कुल ही उतर गया था। लेकिन तभी एक्वा काना को स्कूल बंक करके हैंगआउट करने के बाद पूछता है और काना एक ही बारी में मान जाती है, क्योंकि वो बताती तो नहीं लेकिन वो एक्वा को लाइक करती है। काना पूछती है कि क्या वो एम्यूजमेंट पार्क या फिर टोक्यो टावर या कहीं और जाएंगे, लेकिन एक्वा उसे लेकर बेसबॉल पार्क चला आता है और वो यहाँ पे बॉल कैचिंग कर रहे थे। सच में एक्वा बड़ा ही अजीब है, ऐसा काना का कहना था। अब क्योंकि काना पहली बार बॉल थ्रो कर रही थी तो बॉल कहीं पर भी फेंके जा रही थी, इसलिए काना कहती है कि क्यों ना तुम किसी ऐसे को बुला लो जिसे कि बॉल फेंकना आता हो, जैसे कि 100 में से किसी लड़की को जो मेरे से भी बेहतर कर पाए। तो एक्वा बताता है कि वो वहाँ पर बस अपना काम करता है और ऐसा नहीं है कि वो क्लोज है। वहाँ पे हर कोई झूठ कह रहा है और सभी का कोई ना कोई मतलब है, इसलिए वो खुलकर उनसे बातें नहीं कर सकता। लेकिन काना के साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ वो खुलकर बातें कर सकता है। काना फिर लव नाउ के बातें उठाती है, कहती है कि शो बहुत ही जल्द एंड होने जा रहा है, तो एक्वा किसे चूज करेगा, मतलब उसे कौन सी टाइप की लड़कियां पसंद है, यंग या फिर ओल्ड या फिर मोटी या फिर पतली। एक्वा सोच रहा था कि बचपन में उसे इस बॉडी में एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी चीजें काफी सेटल हो गई है। वो खुद को गौरव नहीं बल्कि एक्वा ही अभी समझने लगा है। एक्वा कहता है कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ और मेरे लिए मेरे सेम एज की लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होना ये कोई गलत बात नहीं, और वैसे मुझसे बड़ी उम्र की लड़कियां थोड़ी ज्यादा पसंद है। तो काना उसके सामने अपना क्यूट साइड दिखाने लग जाती है
क्योंकि वो है तो एक्वा से 1 साल बड़ी। वैसे अकाने भी एक्वा से 1 साल ही बड़ी है, पर एक्वा वो अकाने के बारे में वैसा नहीं सोचता। उसे अकाने में आई का घोस्ट नजर आता है और बस इतना ही। तब अकाने एक्वा को शुक्रिया कहने आती है क्योंकि उसके सजेस्ट किए हुए कैरेक्टर की वजह से उसे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी है। एक्वा तब पूछता है कि अकाने आई से इतनी ज्यादा सिमिलर कैसे बन पाई, तो अकाने उसे अपना रिसर्च और सेल्फ एनालिसिस के बारे में बताती है। अकाने ने तो ये तो गेस कर लिया था कि आई का जरूर एक बच्चा होगा जिसको कि उसने सभी लोगों से छुपा कर रखा होगा। खैर अभी शो के एंड में नोबु यूकी को प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है और मैम भी केंगो का दिल तोड़ देती है। तब एक्वा आता है और अकाने से कुछ कहता है, जिसके बाद वो उसे ऑन स्क्रीन किस करता है क्योंकि वो अकाने को जाने नहीं दे सकता। अकाने की सेल्फ एनालिसिस इतनी अच्छी है कि वो अकाने को यूज कर सकता है और यही रीजन है कि वो अकाने को किस करता है और एपिसोड के एंड में दोनों कपल बन जाते हैं। और क्योंकि इस एपिसोड को काना भी वॉच कर रही थी, ये सब कुछ देख वो बिल्कुल ही उदास हो गई थी। उसका दिल ही बिल्कुल टूट गया था। लेकिन इसे रीजन की वजह से लव नाउ एक हिट रही, जिसके खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है। मैम और यूकी तो यहाँ पर भी अकाने और एक्वा को ही टीज करने में लगे हुए थे कि अभी दोनों आगे क्या करेंगे, क्या वो अभी डेट करते रहेंगे। लेकिन अकाने बिल्कुल ही कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने ये बस शो के लिए किया था और ऐसा ही यूकी के लिए भी सच है। वो बस शो के लिए ही नोबू के क्लोज आई थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। खैर ये बात तो आगे ही पता चलेगी। तब डायरेक्टर बताते हैं कि अभी आगे उन्हें डेट करना है या नहीं करना, ये कम्प्लीटली उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे कपल्स रहे हैं जिन्होंने आगे चलकर मैरिज तक करी है और कुछ कपल्स बस अपीयरेंस के लिए कुछ महीनों तक कपल रहते हैं, डेट करते हैं, उसके बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। इसलिए वो जो भी करे सोच समझ के करे, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बस उनके टैलेंट का फायदा उठाएंगे और फिर उन्हें साइड कर देंगे। इसी वक्त एक्वा काबुरागी से बात करने आया हुआ था और काबुरागी एक्वा की तारीफ करते हैं क्योंकि उसी की वजह से लव नाउ एक हिट रही। लेकिन रॉ फुटेज को यूज करना कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिससे कि हायर अप्स गुस्सा हो गए थे। तो एक्वा बताता है कि मैंने जो भी कुछ किया था वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही था, मैंने कुछ भी उसके बाहर नहीं किया, तो कोई भी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। काबुरागी अब कहते हैं कि नेक्स्ट वीक वो सुशी खाते हुए आई के बारे में सब कुछ बताएंगे, वो जो भी जानना चाहेगा, और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यूकी और नोबू आकर उसे अंदर ले जाते हैं ताकि अकाने के साथ बात कर सके। अकाने पूछती है कि अभी आगे क्या, तो एक्वा क्लियर कर देता है कि वो अकाने को लेकर वैसा कुछ फील नहीं करता, उसके लिए ये सब कुछ बस एक जॉब थी। लेकिन एज एन एक्ट्रेस एक्वा अकाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये जानकर अकाने खुश हुई थी। कहती है कि चलो इस रिलेशन को एक वर्क रिलेशन की तरह ही यूज करते हैं। लेकिन यूकी और नोबू वो दोनों तो रियल में ही डेट कर रहे हैं और यूकी को अपना पहला बॉयफ्रेंड मिल गया है। और अब पार्टी के बाद मैम और एक्वा एक ही साथ रिटर्न करे थे क्योंकि दोनों का घर एक ही तरफ है और मैम तो यहीं पर पास में ही रहती है। मैम बताती है कि वह उदासी के शो एंड हो गया क्योंकि वो शूटिंग में काफी मजे करती थी। लेकिन एक्वा तुम तो खुश हो गए ना क्योंकि तुम्हें तो अकाने मिल गई। तो एक्वा कहता है कि यह बस एक वर्क रिलेशन है। तो मैम कहती है कि क्या पता आगे चलकर तुम दोनों रियल में ही डेट करने ना लग जाओ क्योंकि तुम उसे देखकर सच में ब्लश कर रहे थे। तब बातों बातों में मैम पहली बार बताती है कि वो भी कभी एक आइडल बनना चाहती थी, लेकिन कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो एक यूट्यूबर बन गई और अभी वो खुश भी है। तो एक्वा कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लो, वे न्यू बी कोमाची ग्रुप। और ये बात सुनकर तो मैम की आंखें ही बिल्कुल चमक गई थी। एक्वा मैम को लेकर मियाको के पास आता है उसे मिलवाने और मियाको मैम को स्काउट करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन वो उसे देखकर समझ जाती है कि मैम एक चीज छुपा रही है और वो है उसकी रियल एज। मियाको बताती है कि यह बहुत ही नॉर्मल है और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपने रियल एज छुपाते हैं, पर उसे तो भी बताना होगा कि उसके रियल एज कितनी है। तो मैम बताती है कि कुछ ज्यादा नहीं, वो अभी 2 महीने के बाद 25 साल की होने जा रही है, जबकि मैम ने खुद को 18 साल की एक हाई स्कूलर बता रखा है। मैम बताती है कि आइडल बनना उसका एक सपना था। उसके 2 छोटे भाई और एक सिंगल मॉम थी जो बहुत ही सपोर्टिव थी। मैम आइडल बनने के ऑडिशन देने लगी थी, इवन वो लास्ट स्टेज तक भी पहुंच गई थी। लेकिन तभी उसके मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई ओवरवर्क की वजह से, जो कि वो कर रही थे मैम को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए मैम ने अपनी मॉम और छोटे भाइयों को संभालने के लिए आइडल बनने का सपना छोड़ दिया। उसने स्कूल से भी एक ब्रेक ले ली और बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने लगी, जिससे कि उसने घर को संभाला। और देखते ही देखते कब वो 23 साल की हो गई पता ही नहीं चला।
20 साल से ज्यादा की लड़कियों को स्काउट ही नहीं करती और इसी वजह से वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गई। टेक्निकली वो अभी एक हाई स्कूलर ऑन ब्रेक है, पर 25 साल में क्या वो एक आइडल बन सकती है उसे नहीं लगता है। लेकिन तभी रूबी कहती है कि बिल्कुल वो एक आइडल बन सकती है। काना का भी यही कहना था और मिया को भी उसे स्काउट करने को बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि आइडल बनने के लिए एज देखी नहीं जाती। एक्वा काना से कहता है कि उन दोनों का ध्यान रखना, तो काना कहती है कि अगर नहीं भी कहते तभी मैं उन दोनों का ध्यान रखती। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल में मिनामी और रूबी एक्वा और अकाने के किस के बारे में ही बातें कर रहे थे। तब सिरानुई भी उन्हें जॉइन करती है, क्योंकि वो भी लव नाउ को फॉलो कर रही थी, क्योंकि गुड लुकिंग्स को देखना किसको पसंद है नहीं, और उसे इस शो को देखकर काफी मजा आया था। और एक्वा को किस करता हुआ देख सिरानुई की धड़कनें भी तेज हो गई थी। और अभी तो एक्वा स्कूल में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। वैसे मैम के आने की वजह से तीनों अपना पहला वीडियो रिलीज कर पाते हैं, जिसकी क्वालिटी मैम के एक्सपर्टीज की वजह से काफी बेहतर थी और उन्हें मैम की वजह से 10 के सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। पर अब जल्दी ही उन्हें एक म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च करनी होगी और हेल्प के लिए मिया को किसी से बात करने गई है। पर मैम कहती है कि उन्होंने अपना नाम बी कोमाची रखा है, तो क्यों ना वो बी कोमाची के ओल्ड सॉन्ग्स का यूज करें। पर उन्हें उस गानों के अकॉर्डिंग डांस भी सीखना होगा, जिसके लिए तीनों मिलकर प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। लेकिन काना इस सब से बिल्कुल ही थक गई थी, क्योंकि वो खुद को समझा नहीं पा रही है कि वो सच में एक आइडल बनना चाहती है। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज रह गई है। तभी एक्वा काना के लिए वाटर बोतल लेकर आता है, लेकिन काना गुस्से में बात ही नहीं करती और उसके गुस्से का रीजन अकाने और एक्वा के बीच का रिलेशन है, जो कि वो एक्वा को नहीं बताती। एक्वा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करती रहोगी तो मुझे सच में बुरा लगेगा, जो कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन फोकस करता है काबुरागी और एक्वा पे, और आज काबुरागी एक्वा के सवालों का जवाब देने आए हुए हैं। काबुरागी बताते हैं कि तब आई में कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। फोटोशूट्स में शूटिंग में कुछ भी कपड़े पहनकर कैसे भी आ जाती थी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन उसमें पोटेंशियल थी जो काबुरागी को दिखा था, और इसलिए उन्होंने आई को लालालाई थिएटर कंपनी के एक वर्कशॉप में एडमिट करवा दिया, जिस कंपनी में अभी अकाने काम करती है। लेकिन तभी वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ करता नहीं था, और उसे वर्कशॉप के दौरान शायद आई को किसी से प्यार हो गया था, क्योंकि वो रेगुलर वर्कशॉप में जाने लगी, खुद के कपड़ों पे ध्यान दिया, खुद के अपीयरेंस पे ध्यान दिया, और काबुरागी से बहुत बार पूछती थी कि कहाँ कहाँ जाना बेहतर होगा, कहाँ कहाँ मजा आएगा। एक्वा पूछता है कि काबुरागी ये सारी बातें उसे इतनी इजीली क्यों बता रहे हैं, तो काबुरागी बताते हैं कि इसके बदले भी वो एक्वा से कुछ चाहते हैं। जब एक्वा एक बिग एक्टर बन जाएगा और अपने पीक पे होगा, तब काबुरागी उसका यूज कर सकते हैं। इवन वो न्यू बी कोमाची ग्रुप में भी इंटरेस्टेड है और उन्हें एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। और इसीलिए काबुरागी मैम को जापान आइडल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि अगर वो चाहे तो काबुरागी उन्हें एक मौका दे सकते हैं वहां पे, क्योंकि JIF न्यू कमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी स्टेज होती है और वहां से ही उन्हें रिकॉग्निशन मिल सकती है। काना कहती है कि नहीं, वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है, जबकि रूबी और मैम इसके लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इतना बड़ा मौका उन्हें कभी इतनी इजीली नहीं मिलेगा। इसलिए यही बात डिसाइड होती है कि हाँ जाना है। लेकिन सेंटर पोजीशन में कौन होगा, लीड कौन करेगा, पहले ये डिसाइड करना होगा। लेकिन काना तो पहले ही मना कर देती है कि वो लीड नहीं बन रही। रूबी और मैम वो दोनों ही डिसाइड कर लें कि आखिर कौन लीड करेगा। लेकिन जो भी लीड बनेगा उसे सिंगिंग भी आनी चाहिए, जो काना को आती है, क्योंकि बचपन में उसने परफॉर्म भी किया था, जिसे लेकर आज तक उसे शर्म आती है। काना कहती है कि लीड किसी ऐसे को बनना चाहिए जो क्यूट और ब्यूटीफुल हो, ताकि लोग उसे पसंद करें, ना कि काना को जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखती। पर रूबी कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्वा ने तुम्हें क्यूट कहा था, जबकि वो किसी की भी तारीफ कभी भी नहीं करता। तो काना कहती है कि ऐसा कहा है, उसने तो मैम को भी लव नाउ पे क्यूट कहा था। खैर इसके बाद काना के सजेशन पे ही रूबी और मैम दोनों कैरियोके चलते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कौन बेहतर सिंगर है और वही होगा जो ग्रुप को लीड करेगा। और दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि दोनों बहुत ही बेकार सिंगर हैं। और थक हार कर दोनों काना के दूसरे सॉन्ग्स को भी सुनते हैं, जो सच में ही बहुत ही अच्छी थी, जबकि काना खुद को एक खराब सिंगर कहती है। इसलिए मैम और रूबी वीडियो बनाने के बहाने काना को सेंटर में सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें काना से डांट पड़ती है। मैम बताती है कि वो कैरियोके गए थे और उन्हें पता चला है कि उन्हें गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन दोनों ने वहां पर काना के गाने सुने थे और सच में वो काफी अच्छा गाती है। काना को लगता है कि दोनों बेल पेपर सॉन्ग की बात कर रहे थे, जिसको लेकर उसे आज भी शर्म आती है, लेकिन दोनों उसके बाद आए सॉन्ग्स के बारे में बातें कर रहे थे, जहां पर क्लियरली पता चल रहा था कि काना ने कितनी मेहनत करके अपने सिंगिंग को और भी बेहतर करा था।
तो काना गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें लगा कि अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं लीड बनने के लिए मान जाऊंगी। तो रूबी कहती है कि ठीक है, एटलीस्ट हमें एक बार गाता हुआ तो सुन लो। जिसके बाद काना को लीड बनने के लिए मानना पड़ता है क्योंकि वो दोनों सच में काफी ज्यादा खराब गा रही। लेकिन काना दिल से ये करना नहीं चाहती, पर अभी उसे करना ही होगा क्योंकि और कोई चारा भी नहीं बचा है। तब मियाको कहती है कि सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अभी फाइनल प्रैक्टिस की बारी है, जिसके लिए वो एक हेल्पर लेकर आई है। काना को लग रहा होता है कि वो एक्वा होगा, लेकिन नहीं, वो था पियोन, जो कहता है कि डांस से पहले उन्हें स्टेमिना पे काम करना होगा। और इसीलिए पियोन तीनों को एक स्प्रिंट के बाद अपना डांस 3 बार करने को कहता है, और वो भी चेहरे पे एक स्माइल रखे हुए, क्योंकि अगर वो स्टेज पे डांस करते हुए थक जाती है और सही से अपने डांस को एंड नहीं कर पाती तो इतने प्रैक्टिस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और अभी ऐसे ही कुछ दिन उनकी ट्रेनिंग चलती है, जिसे काना बिल्कुल ही थक गई थी, लेकिन रूबी और मैम वो दोनों ही एक्साइटेड हैं। तब पियोन बात करने आता है कि काना उदास क्यों है, क्या वो लीड करना नहीं चाहती। तो काना कहती है कि उसे तो लगता ही नहीं है कि वो कभी एक अच्छे आइडल बन भी पाएगी। तो पियोन तारीफ करते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम सच में बिल्कुल अमेजिंग हो। तो काना कहती है कि ऐसी तारीफ कोई भी कर सकता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता है। तो पियोन कहता है कि तुम रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज और वोकल ट्रेनिंग करती हो, और जब भी तुम्हारे काम की कोई तारीफ करता है तुम तभी उस काम को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हो, और तुम्हें बेल पेपर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो काना हैरान होती है कि पियोन को इतनी सारी बातें पता है। तो पियोन बताता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा फैन हूँ, जिससे काना को एक खुशी मिलती है कि उसकी भी कोई फैन है। दोनों फिर वहीं पे ढेर सारी बातें करते हैं, जो करते हुए काना को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। काना फील करती है कि हो सकता है कि उसे पियोन से प्यार ही हो जाए, क्योंकि वो एक्वा से कितना ज्यादा अलग है और कितना अच्छा है, और वो पर ईयर 100 मिलियन भी कमाता है, तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। खैर इसके बाद वो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और अब काना में एक अलग ही एनर्जी नजर आ रही थी। इवन वो कहती है कि पियोन एक्वा से कितना ज्यादा अच्छा है। इवन मैम के पूछने पे काना बताने लग जाती है कि वो एक्वा से कितना ज्यादा हेट करती है। इसके बाद वो तीनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इसी दौरान पियोन किसी एक लड़के से बातें कर रहा था, पूछ रहा था कि तुम्हें उनके बारे में क्या लगता है, क्या वो बेहतर हो पा रही है। तो पियोन भी बताता है कि हाँ वो काफी बेहतर कर रही है, रूबी काफी अच्छी डांसर है, मैम भी अपने चार्म को बहुत ही अच्छे से दिखाती है, और काना वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, और सही से गाना गाते हुए भी वो डांस भी बिल्कुल परफेक्टली करती है, इसलिए वो लीड करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन आखिर पियोन बात किससे कर रहा है, तो पता चलता है कि वो बात पियोन से कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो पियोन बने घूम रहा है वो और कोई नहीं बल्कि एक्वा है। और एक्वा पियोन बनकर इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खुद यहाँ पर आता तो काना उसकी एक भी बात नहीं सुनती, और इसलिए वो पियोन बनकर आया है ताकि काना उसके बातें सुने। लेकिन पियोन कहता है कि अगर तुम खुद चलकर उसे बातें करोगे तो भी काना तुम्हारी बातें सुनेगी। और अभी कुछ देर के बाद मैम सो गई थी, लेकिन रूबी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है कि उसे नींद ही नहीं आ रही। काना कहती है कि आखिर वो इतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कल उन्हें लोग बुक करने लगे, या फिर हो सकता है कि उन्हें देखने के लिए कोई आए ही नहीं। तो रूबी बताती है कि उसके लाइफ में कभी एक ऐसा पल भी आया था जब डेथ उसके सामने थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो बस चुपचाप बैठी रहती थी। तब उसे पहली बार आइडल्स के बारे में पता चला था, और वो देखते हुए उनमें बिल्कुल ही खो गई थी, और वो उन्हीं के जैसा ही बनना चाह रही थी। और तभी उसके लाइफ में उसका पहला प्यार आया था, जिसने कहा था कि अगर मैं एक आइडल बनती हूँ तो वो मेरा सबसे पहला फैन होगा, और तब से ही मैं आइडल बनना चाहती हूँ। और ये कहते हुए ही रूबी सो गई थी। काना सोच रही थी कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे लिए कोई तो है, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं। काना फिर पानी पीने नीचे आती है, और तभी चुपके से वो एक्वा को बिना मास्क के देख लेती है, और बिल्कुल हैरान हो गई थी कि वो जिसे बातें कर रही थी वो पियोन नहीं बल्कि एक्वा था। और अभी नेक्स्ट डे तीनों ही जापान आइडल फेस्टिवल के लिए आ गए थे, और रूबी और मैम दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे, जबकि काना का मूड बिल्कुल ही उखड़ा हुआ था। जो हुआ था कल सच पता लगने के बाद, जिसके बाद काना को नींद ही नहीं आई। काना सोच रही थी कि क्या एक्वा ने इतना सब कुछ बस इसलिए किया ताकि मैं उसकी बातें सुनूं। अब मिया को उन्हें ड्रेसिंग रूम लेकर आती है, जहाँ पर पहले से बहुत सारी आइडल्स भरी हुई थी, और सभी लोग यहीं पर ही तैयारी करने में लगे हुए हैं, और उन्हें भी यहीं पर तैयार होना होगा। वैसे जिन फेमस ग्रुप्स को इनवाइट किया गया है उन्हें स्पेशली खुद का एक रूम अलॉट किया गया है, लेकिन न्यू कमर्स को यहीं पर ही सब कुछ करना होगा। काना अब बैठे बैठे सोच रही थी कि उसे बेहतर करना होगा, दोनों को संभालना होगा। अगर वो फेल हुई तो बाकी लोग भी फेल हो जाएंगे, और काना को पता है जब उसके कॉन्सर्ट पे कोई भी नहीं आता था
मीट एंड ग्रीट पे वो बस अकेली बैठी रहती थी, कोई भी मिलने नहीं आता था और स्लोली उसे काम मिलना ही बंद हो गया। सभी लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। उसके मॉम भी उसे छोड़कर गाँव चली गई अपने पेरेंट्स के पास। उसे पता है कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता है तो कैसा फील होता है और अभी उसे बी कोमाचे ग्रुप का लीड बना दिया गया है, पर क्या वो ये संभाल पाएगी वो समझ ही नहीं पा रही। इतने में रूबी वहां पर दौड़ती हुई आती है जो बहुत ही नर्वस हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि अभी क्या होगा। तब रूबी नोटिस करती है कि काना भी काफी नर्वस है। उसके हाथ बिल्कुल ही बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे, लेकिन काना एडमिट नहीं करती है कि वो नर्वस है। कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सब कुछ कर लेगी, लेकिन वो चाहकर भी छुपा नहीं पाती। काना कहती है कि अगर वो अकेली परफॉर्म कर रही होती तो उसे कोई चिंता ही नहीं होती, उसे सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बार बार लगातार फेल हुई है और उसे ये फीलिंग बहुत ही अच्छे से पता है, तो उसे भी चिंता नहीं होती। लेकिन इस बार वो दोनों भी उसके साथ है। अगर वो फेल हो जाती है तो वो दोनों भी फेल हो जाएंगे और वो नहीं चाहती है कि उन दोनों को भी पता चले कि फेल होने पे आखिर कैसा फील होता है। रूबी कहती है कि उसे काना के पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन काना अभी एक रूकी आइडल है, इसलिए उसे इतना सब कुछ सोचे बिना बस इस मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो स्टेज पर कैसे मजे करेंगे। और काना को ये बात समझ आ जाती है कि वो फालतू में फिक्र कर रही थी, जिसके बाद तीनों ड्रेसिंग रूम में आकर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और अभी अगली बारी उन्हीं लोगों के परफॉर्मेंस की थी और वहीं से अभी कुछ लोग लौट रहे थे, लेकिन मैम का परफॉर्मेंस होने की वजह से एक बार रुककर देखने के बारे में सोचते हैं और उनका बॉस बी कोमाची का नाम सुनकर एक बार ट्राई देने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो आई के वक्त वो बी कोमाची ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा फैन हुआ करता था। इसके बाद तीनों के परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा येलो लाइट्स और कुछ रेड लाइट्स दिखाई दे रही थी जो मैम और रूबी की है। काना ने अपने लिए व्हाइट लाइट चूज करी थी क्योंकि उसे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आखिर कौन सा लाइट उसके लिए बेहतर होगा। तीनों अपना डांस स्टार्ट कर चुकी थी और सभी को ठीक ठाक पसंद भी किया जा रहा था और लोग उनके धुन में नाच भी रहे थे। काना थोड़ी सैड हो गई थी क्योंकि कोई यहाँ उसके लिए नहीं आया और ये बी कोमाची का वेटरन फैन, उसे डांस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि इनमें आई जैसा कुछ भी है, लेकिन तभी उसकी नजर रूबी पे पड़ती है जो आई जैसे लग रही थी। इवन वो ना चाहते हुए भी उसे सपोर्ट करने लग जाता है और परफॉर्मेंस के एंड होते होते लोग रूबी को सपोर्ट कर रहे थे। मैम को भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि उसका पहले से ही एक फैन बेस बना हुआ है, लेकिन काना उसके लिए व्हाइट लाइट कोई भी पकड़ के नाच नहीं रहा था, कोई भी झूम नहीं रहा था और ऐसा पहले भी हो चुका है। 10 साल से वो अकेली है, कोई उसके साथ नहीं है, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। वो बस किसी के सपोर्ट चाहती है, बस कोई एक, ताकि उसे भी पता चले कि कोई तो है जो उसे सपोर्ट करने आता है। और तभी एक्वा सभी लोगों के सामने व्हाइट लाइट, इवन रेड और येलो लाइट के साथ सभी लोगों के सामने फैन डांस करने लग जाता है, जो देखकर काना में एक जोश आ जाता है। सोचती है कि वो सभी को अपना फैन बनाकर रहेगी। यहाँ पर बस व्हाइट लाइट्स होंगी जो उसके लिए चीयर कर रही होंगी। इवन वो एक्वा को एक फ्लाइंग किस भी करती है और अपने सेकंड सॉन्ग पे सबसे ज्यादा वही चमकती है। इवन वेटरन फैन भी बस उसे देखता ही रह गया था क्योंकि वो तीनों ही किसी भी आइडल ग्रुप के लीड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन दी एंड ये शो एक हिट रहती है और अभी कार से घर वापस आते हुए एक्वा और काना अभी चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद काना पूछती है कि तुम्हें हम लोगों का परफॉर्मेंस कैसा लगा, जिस पर एक्वा कहता है कि ठीक ठाक, क्योंकि उसे पता है कि वो तीनों आगे चलकर और भी अमेजिंग परफॉर्मेंस देंगी, इसलिए वो अपनी तारीफें तब के लिए बचा के रख रहा है। मैम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों में क्या हुआ है, आखिर वो सही से बात क्यों नहीं कर रहे, पर क्योंकि मियाको को सब कुछ पता था, वो एक्वा से पूछती है कि और आकाने के साथ रिलेशन कैसा जा रहा है, तो एक्वा कहता है कि वो बस एक वर्क रिलेशन है। इवन वो कपल फोटोज के लिए कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को ये पता लगता रहे कि वो अब भी कपल है और इससे ज्यादा उन दोनों में और कुछ नहीं है। और ये सुनकर तो काना बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि एक्वा किसी को भी डेट नहीं कर रहा और इससे बड़ी खुशखबरी काना के लिए और क्या ही हो सकती है। काना कहने लग जाती है कि मुझे पता था, आखिर आकाने तुम्हारे जैसे किसी भी लड़के को डेट क्यों करेगी, और वो एक्वा को ऐसे ही टीज करने लगती है। और उसके बिहेवियर को देख मैम को समझ आ जाता है कि काना एक्वा को लाइक करती है। लेकिन अब अगर आकाने भी एक्वा को लाइक करती होगी तो आखिर वो किसे सपोर्ट करेगी। इसके बाद अब सीन आकाने पे फोकस करता है जिसे कि एक और नई जॉब मिली है और खुशी की बात यह है कि इसमें एक्वा को भी कास्ट किया गया है। इसी दौरान काना एक्वा से पूछती है कि वो पियोन बनकर उन्हें ट्रेन करने क्यों आया था, तो एक्वा कहता है कि क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी और मैंने ये सब कुछ बस इसलिए किया
ताकि रूबी का पहला शो खराब ना चला जाए, जिससे काना बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा है कि एक्वा झूठ कह रहा है। इस बात को छुपाना चाहता है कि वो काना से बात करना चाह रहा था और वो इसी चीज को लेकर काना को टीज करती रहती है। ये भी कहती है कि वो पियोन के वॉइस में बात कर रहा था और इससे भी ज्यादा उसने मास्क को इतनी देर पहन के रखा था। तुम मुझसे बात करने के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन एक्वा उसे इग्नोर करे जा रहा था। तो काना कहती है कि तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे बात करने के लिए मर रहे थे। तो एक्वा कहता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, चलो मैं सुधार देता हूँ। रूबी और मैम दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही खुश हुए थे कि अभी दोनों में पहले जैसे ही बन रही है, क्योंकि एक्वा कुछ इंसिडेंट के बाद काफी बदल गया है। लेकिन काना के साथ वो अपने ओल्ड सेल्फ में आ जाता है। दूसरी ओर अभी हमें रायदा सुमियाकी को दिखाया जाता है, जो मैजिक फ्लो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से आया है और काबुरागी से पॉपुलर एनिमे और मांगा टोक्यो ब्लेड के बारे में बात करने आया हुआ था। वो टोक्यो ब्लेड को लेकर एक प्ले बनाने जा रहे हैं, एक हाई बजट प्ले जिसमें सीजीआई का भी यूज किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें गुड लुकिंग कास्ट चाहिए। उन्होंने पहले ही लालालाई से अकाने को कास्ट किया है और अभी काबुरागी को पता है कि किसे किसे कास्ट करना है। और आपने बिल्कुल सही गेस किया है कि काबुरागी किसे कास्ट करेगा। अब अगला सीन कट होता है जब अकाने और एक्वा इंस्टाग्राम के लिए कपल फोटोज ले रहे थे और तब अकाने टोक्यो ब्लेड के बारे में बताती है कि लालालाई थिएटर कंपनी टोक्यो ब्लेड प्ले की प्रोडक्शन में शामिल है और इसी वजह से उसे भी इसमें एक जॉब मिली है। एक्वा को याद आता है कि काबुरागी ने इसे थिएटर कंपनी के बारे में बात किया था, जिसके वर्कशॉप में उन्होंने आई को एडमिट किया था और यहीं पर शायद आई को किसी से प्यार हुआ था, ऐसा उनका मानना है। और अभी यह बात पता लगाने एक्वा भी इस रोल को एक्सेप्ट करता है। वैसे टोक्यो ब्लेड में अकाने को प्रिंसेस साया का रोल मिला है और एक्वा को उसका लवर टोकी का। इस शो में बीएल कपल्स भी हैं पर स्ट्रेट कपल्स भी हैं, जैसे प्रिंसेस साया और तोकी। लेकिन तोकी का एक और लव इंटरेस्ट भी है, उसका एसोसिएट सुरुगी। और अकाने सोच रही है कि पता नहीं कि वो रोल कौन करेगी। और तभी काना वहीं पर आती है और कहती है कि वो रोल मैं कर रही हूँ। और काना यहाँ पर उनके रियल टाइम पोस्टिंग की वजह से पहुंची है और वह उन्हें वॉर्न भी करती है ऐसे रियल टाइम में पोस्ट ना करने के लिए, वरना स्टॉकर्स उनके पीछे पड़ सकते हैं। वैसे अकाने और काना के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती, वो दोनों राइवल से भी कुछ ज्यादा दुश्मन जैसे हैं। अकाने बताती है कि काना बचपन से ही उसके सभी रोल्स लेते हुई आई है और इसी वजह से उसे काना पे बहुत ही गुस्सा आता है। इवन अकाने समझती है कि काना एक बेटर एक्ट्रेस है, लेकिन इस बार वो उसे हार नहीं मानेगी। और तुम्हें याद हो तो काना भी अकाने को हाईली रेट करती है, उसे वो जीनियस समझती है और इसलिए वो चाह रही थी कि अकाने रिटायर हो जाए। मतलब दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और अभी क्योंकि बीच में एक्वा है जो रियल में और प्ले में दोनों का ही लव इंटरेस्ट है, तो ये चीज और भी ज्यादा मजेदार होने जा रही है, जो रायदा का भी मानना है। यानी सीजन 2 काफी ज्यादा मजेदार होने जा रहा है। एंड में हम देखते हैं कि रूबी आई के ग्रेव पे प्रे करने आई थी और एक्वा सोच रहा था कि लालालाई कंपनी में जो भी होगा जिसने आई का ये हाल कर दिया था, वो उसे ढूंढकर उसे मार कर रहेगा। और ओसिनोको एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इस एनिमे का रिकैप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं ओसिनोको सीजन 2 लेकर बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।